हाँ भाई, कैसे हो सब लोग? ठीक हो? पढ़ाई वगैरह हुई? कुछ पढ़ा था, रिवाइज किया था? कोई डाउट वगैरह? आज कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? पढ़ तो रही हैं कई दिनों से, ठीक है? आज हमारी 7th क्लास है और एक दो क्लासेस में। हाँ भाई, लास्ट क्लास में एब्सेंट हो गया था तू, लाइव ली थी? क्या नाम? मेरा डाउट तो हमने ग्रुप एक क्रिएट किया, उसमें आप भी ऐड हो जाना, उसमें मैं अपडेट कर देता हूँ। मैंने आज भी किया था भी अपडेट, ठीक है? तो मेरा सवाल, कुछ पूछना चाहोगे? एक क्वेश्चन जो मन में हो सकता है आप में से किसी के, कि तो मन में एक सवाल हो सकता है, सर बुक कब मिलेगी? ये सवाल है किसी के मन में? दिखा देता हूँ आपको बुक। पहले तो आपकी बुक अभी मैम पेन ड्राइव में डाल के दे रही है। बुक पे काम जोरों शोरों से चल रहा है, जोरों शोरों से, लेकिन टाइम चाहिए अभी थोड़ा सा। बुक के अंदर देखो, कंटेंट, उसके बाद क्वेश्चन बैंक, उसके बाद एमसीक्यू, और उसके बाद फ्लो चार्ट्स। कुछ समझ आ रहा है कितना काम होता है? मैंने अपने आप को टारगेट दिए इस वीक में कंप्लीट करने का, अपने आप को, कि ये वीक है मेरे पास, इस वीक में कंप्लीट करके आपको नेक्स्ट वीक की शुरुआत में बुक्स। इस वीक में 3 छुट्टियां भी आ रही हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे की। जन्माष्टमी का तो मुझे पता नहीं, थर्सडे की छुट्टी, थर्सडे तो क्लास होनी चाहिए जन्माष्टमी वाले दिन तो, बट फ्राइडे सैटरडे संडे तो दिल्ली बंद है। आई होप आपको पता होगा। ये देखो बेटा, ये बुक आपकी, दिस इज योर बुक जो मैंने आपके सामने खोली। मैम ऑनलाइन चालू कर दीजिएगा, और ऑनलाइन में आप बच्चों को शेयर कर सकते हो कंटेंट? आप नहीं कर सकते? चलो कोई नहीं। ये देखो आपके सामने, ये मैं पहले थोड़ा सा इसको आगे कर लेता हूँ। जैसे ये चैप्टर 1 है जिसके मैंने आपको नोट्स दिए ना, ये चैप्टर 1 है, कंपनी एंड इट्स टाइप्स। भाई निर्भय, प्रेजेंटेशन ठीक है बुक की? हाँ ठीक है। चैप्टर 1 के बाद चैप्टर नंबर 2, ये देखो चैप्टर 1 खत्म हो गया, उसके क्वेश्चंस, सॉल्व्ड क्वेश्चंस। जैसे ये टाइप्स ऑफ कंपनी पे क्वेश्चन सॉल्व्ड, 1 पर्सन कंपनी पे क्वेश्चन सॉल्व्ड। उसके बाद चैप्टर 2, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ये चैप्टर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का चल रहा है, जब ये खत्म होगा तो इसके सारे क्वेश्चंस सॉल्व्ड, ठीक है? प्रेजेंटेशन पहले चैप्टर, उसके बाद उसके पूरे सॉल्व्ड क्वेश्चंस, ठीक है? बस अब यहाँ पे एक चीज रह गई है जो ऐड करनी, वो रह गई है एमसीक्यू। मान लो आप कहते हो सर एमसीक्यू अलग से हमें नोट्स दे देना एमसीक्यू के, सपोज आप कहते हो, तो फिर ये बुक मेरे से 2 दिन में ही ले लो आप। बस मुझे एक बार रीड करना है कि कहीं कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो नहीं, बुक के बिना दिक्कत तो नहीं हो रही? ये दिक्कत हो रही है बहुत। जहां इतने दिन एडजस्ट कर लिया, क्या ये वीक और रुक जाओगे? पूरी बना के ही देता हूँ मेरे को। अच्छा ये बताओ, तुम्हें बुक साइकोलॉजिकली अगर झटका नहीं चाहिए, अभी देख सकते हो कितने पेज की बुक बनी है? दिख रहा है किसी को? 440। अभी इसमें एमसीक्यू नहीं ऐड हुए, 100 पेज एमसीक्यू के जोड़ लो, 540। थोड़ा कंटेंट और डालूंगा, अप्रोक्सीमेटली 600। 200 की 3 बना दूं, या 600 की 1 ही दे दूं? 300 की 2। मुझे लगता है साइकोलॉजिकली ना, पतली पतली बुक्स होती है ना, तो बच्चे ना बड़े खुश से होती है ना? हमारे आईसीए ने क्या कर रखा है, उन्होंने 3 बना रखी है। उन्होंने 3 बना रखे, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, है ना? 200 की 3 की एवरेज मान लो उनकी भी। तो मेरे को लगता है हमें भी आईसीए को कॉपी मार लेना चाहिए। जितना उन्होंने मॉड्यूल 1 में डाला है, हम भी उतना मॉड्यूल 1 में डाल देते हैं, मॉड्यूल 2, फिर मॉड्यूल 3। और मेरा प्लस 3 तो उनके हिसाब, 3 तो किताबें हो गई, प्लस मेरी एक फ्लो चार्ट की समरी बुक अलग होगी, ठीक है? निर्भय, ज्यादा दे रहा हूं कंटेंट? हाँ भाई, ये पीछे पास कर दो नकुल को। लास्ट क्लास में कहाँ रह गए थे भाई तुम भी?
अच्छा, मेरा डाउट, एक ग्रुप ऐड बनाया है, से निर्भय ने ग्रुप बनाया है, ऐड हो जाना इसमें, ठीक है। कुछ भी अपडेट होगा, क्लास कैंसिल है, क्लास नहीं है, मैं ग्रुप में हूँ, मैं उसमें शेयर कर दूंगा कंटेंट, ठीक है। हाँ जी, मेरा डाउट। अब आज की क्लास को शुरू करना है। यस, देखो अगर हम नोट्स में से देखें, पहले फ्लो चार्ट पे मत जाओ, नोट्स पे आ जाओ, पहले बुक की तरफ, बुक से देखते हैं एक बार। सब बच्चे देखना और मुझे बताना क्या हमने मेमोरेंडम पढ़ लिया, क्या होता है मेमोरेंडम के लीगल रूल्स, मेमोरेंडम का कंटेंट क्या होता है पढ़ा दिया था, पूरा फॉर्मेट पढ़ा दिया। ये या तो रूल 13 का एक पॉइंट पेंडिंग है हमारा, ये वाला पॉइंट नंबर 5, अगर हमारे सब्सक्राइबर फॉरेन नेशनल्स हैं, ये वाला पॉइंट हमारा पेंडिंग है, ठीक है। नहीं ध्यान किसी को फ्लो चार्ट बनवाया था जब क्लास में। उसके बाद नेम क्लॉज, आपका नाम क्या होना चाहिए, ये मैंने सारा समझा दिया। इसके अंदर रूल 8 याद है किसी को, प्लूरल सिंगुलर नहीं होना चाहिए, टेंस का ध्यान रखना है, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं करना, कराया था ऐसा कुछ विद एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल डाल दिए साथ में। रूल 8A, अनडिजायरेबल नेम, किसी भी देश का एम्बलम नहीं चुराना, किसी पॉपुलर पर्सन का नाम नहीं चुराना। सेकेंडली, किसी का ट्रेडमार्क मत चुराना। रूल 8B, ये कुछ नाम है, मैंने कहा था इसमें से 4-5 लर्न कर लेना। ये कुछ वर्ड्स हैं जो अगर आपको यूज करने हैं ना, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मांगो। अगर आपको अपने नाम में इनमें से कोई वर्ड यूज करना है तो आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए। ये हो गया था लास्ट क्लास में। नाम की रिजर्वेशन करवाई थी लास्ट क्लास में, मुझे ध्यान है मैंने करवाई थी, रिजर्वेशन ऑफ नेम। इसका रूल नंबर 9 था, जो कहता है नाम रिजर्व कराने के लिए कौन सा फॉर्म यूज होगा, पता है किसी को? 5+ अगर आप नई कंपनी हो, नहीं तो फिर रन वेब सर्विस यूज करनी है। तुम्हें कैसे पता? ऑनलाइन थे तुम? अच्छा, मैं सोच रहा हूँ तुम थे नहीं ऑनलाइन में, कोई डाउट ही नहीं। अच्छा, आप में आ जाती है क्लास, आपने ऐप में से देख ली थी। रिकॉर्डेड में कितना % कम समझ आता है, बंदा बोर हो जाता है। रिकॉर्डेड में बंदा थोड़ा सा बोर तो फील करता है, और लाइव में भी बोरिंग हो जाती है, सही चलती है। ओके, मेरा सवाल अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल्ट्रेशन इन नेम क्लॉज। ये बताओ, नेम चेंज करवाया था? सेक्शन 13 नेम चेंज करवा दिया था। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, अगर हमने किसी दूसरे का नाम चुरा के रख लिया तो सीजी बोलते 3 महीने में नाम बदलो OR पास करके, करवाया था? भाई मुझे तो याद नहीं आ रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो तो मैंने करवाया ही होगा। तो आज की क्लास की शुरुआत किसके साथ करनी है हमने, बताओ? रजिस्टर्ड एड्रेस। चलो अब देखो, मेरा सवाल, रजिस्टर्ड एड्रेस से शुरू करनी है, उसका चार्ट आपके सामने अवेलेबल है। अब एक बार जरा सीरियल ऑर्डर समझो। हमने क्या किया, हमने उठाया मेमोरेंडम। मैंने आपको मेमोरेंडम की डेफिनेशन पढ़ाई सेक्शन 2 क्लॉज 56 से, ठीक है। फिर मेमोरेंडम का सेक्शन था 4, मैंने वो पूरा सेक्शन आपको पढ़ा दिया, 4 उसका फ्लो चार्ट भी आपको समझा दिया, ठीक है। सेक्शन 4 मेमोरेंडम पढ़ाने के बाद कायदे से सेक्शन 5 आना चाहिए, जो किसका था? आर्टिकल का। मैंने उसको टच नहीं करा। मैंने कहा यार जब मैं 4 पढ़ा रहा हूं मेमोरेंडम, तो क्यों ना मैं इसके साथ 13 पढ़ा दूं। 13 किसका है पता है? ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। तुम बताओ मैंने गलत किया या सही किया? मैंने ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम उठा लिया। ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम में, मेमोरेंडम का देखो, मेमोरेंडम में सबसे पहले चीज क्या होती है? नेम। नेम कैसे चेंज होता है ये मैंने आपको सिखा दिया सेक्शन 13 में, और उससे मिलता जुलता एक टॉपिक था रेक्टिफाई ऑफ नेम, वो भी मैंने सिखा दिया सेक्शन 16 में। अब मैं क्या करूंगा पता है? नेम का टॉपिक मेमोरेंडम से खत्म हो चुका है ना। अब मैं मेमोरेंडम में सेकंड क्लॉज कौन सा होता है, कोई बताएगा? नेम के बाद मेमोरेंडम में क्या लिखा जाता है? एड्रेस। तो अब मैं क्या पढ़ाऊंगा पता है आपको? रजिस्टर्ड एड्रेस। रजिस्टर्ड एड्रेस सेक्शन 12, लेकिन इसकी ऑल्टरेशन सिखाऊंगा। मेमोरेंडम की ऑल्टरेशन का सेक्शन कौन सा है? तो ऑल्टरेशन ऑफ एड्रेस सिखाऊंगा सेक्शन 13 से। पहले एड्रेस क्लॉज सिखाऊंगा सेक्शन 12 से, और उसके बाद उसकी ऑल्टरेशन सिखाऊंगा 13 से। उसके बाद कौन सा क्लॉज पे जाऊंगा? ऑब्जेक्ट क्लॉज, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लॉज की ऑल्टरेशन। उसके बाद लायबिलिटी क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज की ऑल्टरेशन। कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज की ऑल्टरेशन। एसोसिएशन क्लॉज, नॉमिनी क्लॉज, ये सारे क्लॉजेस कराऊंगा, इनकी ऑल्टरेशन कराऊंगा।
उस जब ये सारी ऑल्ट्रेशंस खत्म हो जाएंगी ना, तो मैं मानूंगा मेरा क्या खत्म हो गया, मेमोरेंडम। फिर मेमोरेंडम में एक डॉक्ट्रीन भी पढ़ाऊंगा जो शायद फाउंडेशन में भी पढ़ी होगी, डॉक्ट्रीन ऑफ अल्ट्रा वायरस, मॉड्यूल में दे रखी है, आपके कोर्स में है, मेमोरेंडम से रिलेटेड है वो डॉक्ट्रीन, वो भी पढ़ाऊंगा। जब ये सारा खत्म होगा तो मैं मानूंगा मेरा मेमोरेंडम खत्म हुआ। फिर मैं क्या शुरू करूंगा, आर्टिकल। आर्टिकल का सेक्शन कौन सा, 5। इसकी ऑल्ट्रेशन, मेमोरेंडम की ऑल्ट्रेशन 13 में है, तो आर्टिकल की ऑल्ट्रेशन 14 में है। आर्टिकल, उसकी ऑल्ट्रेशन। मेरा अप्रोच सही है, पहले मेमोरेंडम पढ़ाया और फिर उसकी ऑल्ट्रेशन, उसके बाद आर्टिकल पढ़ाऊंगा, आर्टिकल की ऑल्ट्रेशन। इस वीक में, ये जो वीक में मेरे को मिलेगी 3-4 क्लासेस, मुझे जहां तक लगता है 3 मिलेंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मंडे मिलेगा, आज ट्यूसडे मिलेगा और वेंसडे, ये तो कंफर्म्ड है। सरकारी छुट्टी कौन कौन सी है बताओ, ये तो अपनी क्लास होती नहीं है 2 दिन, तो सैटरडे को दिल्ली बंद है। थर्सडे का जहां तक मुझे लगता है यहाँ ऑफ होगा, क्योंकि सर जन्माष्टमी शायद अगर सेलिब्रेट करते हैं तो हो सकता है ऑफ हो। मेरे को ऑफ नहीं चाहिए, मेरा तो कोई फेस्टिवल नहीं है। अगर ऑफ हुआ तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सर से पूछूंगा, अगर वो लोग मुझे परमिशन देते हैं, अगर परमिशन देते हैं मुझको कि आप अपने लेवल पे क्लास ले लो, तो मैं ये 2 दिन क्लास जूम पे ले लूँगा। समझ आई मेरी बात? अगर वो ये लोग परमिशन देते हैं, देखो क्योंकि इनके साथ और भी बच्चे कनेक्टेड है जो लाइव लेते हैं, है ना। अगर ये लोग परमिशन देते हैं मुझे, तो मैं जूम पे क्लास ये 2 दिन ले लूँगा, थर्सडे और फ्राइडे छुट्टी का दिन है, घर पे मैंने कुछ और तो करना नहीं, क्लास ले लूँगा। वैसे छुट्टियाँ बहुत हो गई हैं। क्लियर मेरा डाउट? अब आइए, अब शुरुआत करते हैं आज की क्लास की रजिस्टर्ड एड्रेस के साथ। यस, मेरा डाउट, हमने इस चार्ट में आर्टिकल वाला फ्लो चार्ट अभी नहीं करा है ना, आर्टिकल वाला नहीं किया। हम लोग कौन सा उठा रहे हैं आज बताओ, रजिस्टर्ड एड्रेस सेक्शन 12, रजिस्टर्ड एड्रेस। ये आपके सामने कंटेंट है, बहुत इजी टॉपिक है, सिर्फ 2 मिनट बोर्ड पे देखना। व्हाट इज रजिस्टर्ड एड्रेस? हाँ भाई, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। रजिस्टर्ड एड्रेस क्या होता है लड़की? रजिस्टर्ड एड्रेस कंपनी का मेन ऑफिस, जिसे आप कह सकते हो कंपनी का मेन ऑफिस। अब मेन से मेरा मतलब है, मेन ऑफिस मतलब वो ऑफिस जो कंपनी ने गवर्नमेंट को बता रखा है कि जी ये हमारा मेन ऑफिस है। जरूरी नहीं कि वहीं पे बैठ के सारे काम होते हों, जरूरी नहीं कि वहीं पे बैठ के सारे काम होते हों। ये वो ऑफिस होगा जो कंपनी सबसे पहले चूज करेगी कि ये मेरा मेन ऑफिस है। क्लियर? ये कंपनी का मेन ऑफिस होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस। बट इसका मतलब ये नहीं होगा कि डायरेक्टर यहीं बैठ के काम करेंगे। आपने सुना होगा बिजनेस स्टडीज में वर्ड, कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते हैं कंपनीज के, रीजनल ऑफिसेज होते हैं कंपनी के, वो अलग अलग तरह के नामों के ऑफिस हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे मेन ऑफिस होगा कंपनी का, जो सरकारी रिकॉर्ड्स में होगा। क्लियर? मेमोरेंडम में आपको सिर्फ स्टेट का नाम मेंशन करना है, ऑफिस कहां खोलना है। मैंने मेंशन करा, मैं अपना ऑफिस कहां खोलना चाहता हूं, दिल्ली में। मेमोरेंडम में सिर्फ स्टेट का नाम लिखना होता है। ये बात मैं नहीं बोलता, सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 बोलता है कि मेमोरेंडम में पूरा एड्रेस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मेमोरेंडम में सिर्फ स्टेट का नाम लिखो। ठीक है? अब आप बताओ, यहां तक बात समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कंपनी रजिस्टर होगी, मेरी कंपनी रजिस्टर हो गई, सपोज करो आज 4 सितंबर को मेरी कंपनी रजिस्टर हो गई। अब क्या होगा? लॉ मेकर कहते हैं जिस दिन कंपनी रजिस्टर होगी ना, वहां से 30 दिन के अंदर अंदर अपना ऑफिस खोल दो, रजिस्टर्ड ऑफिस खोल दो। क्योंकि इनकॉर्पोरेशन से पहले तो आपने सोचा था दिल्ली में ऑफिस होगा, अब कंपनी रजिस्टर हो गई, अब तो ऑफिस ले लो। खरीदना है खरीद लो, रेंट पे लेना है रेंट पे ले लो, किसी के साथ जगह शेयर करनी है शेयर कर लो, लेकिन ऑफिस खोल दो। कितने दिनों में ऑफिस खोलने को बोला लॉ मेकर ने? लर्न करने का टाइम 30 डेज, 30 दिन में ऑफिस खोलना है और लाइफ टाइम मेंटेन करना है। क्या मतलब इसका? लाइफ टाइम मेंटेन करना है, जब तक कंपनी है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। क्लियर? 30 डेज में खोलना मैंडेटरी है। खोल दिया, कितने दिनों में खोल दिया, ये बात समझ आ गया? अगला सवाल,
इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज में ही आरओसी के पास चले जाना और वेरीफाई करवाने। तो इनकॉर्पोरेशन से 2 काम करना, 30 दिन में खोल दिया, उसके बाद 30 दिन में ही उसकी क्या करवा देना, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कहां से 30 दिन में? गलती क्या करते हैं बच्चे, बच्चे सोचते हैं 30 दिन में खोल दो, उसके अगले 30 दिन में वेरिफिकेशन करवा लो। ना 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 ना, दोनों काम 30 दिन में करने हैं। इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन में खोलना भी है और उसी इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन में उसकी वेरिफिकेशन भी करवानी है। व्हाट इज वेरिफिकेशन? आरओसी को इन्फॉर्म करके आना है, सर मैंने ऑफिस खोल दिया। सपोज मैंने रोहिणी ईस्ट में अपना ऑफिस खोल दिया, रोहिणी ईस्ट, बिल्डिंग नंबर 749, सेकेंड फ्लोर, रोहिणी ईस्ट, ओके, सेक्टर 7, मैंने अपना ऑफिस खोल दिया। मेरा रोड, ये पूरा एड्रेस मैंने सोच लिया, अपना ऑफिस खोल दिया। अब आप लोग बताओ मुझे किसको इन्फॉर्म करके आना है? आरओसी को। वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई मतलब अगर मैंने खोला होगा तो उसके कागज होने चाहिए मेरे पास। मेरी अपनी प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्री होगी मेरे पास, किराए पे लिया होगा तो रेंट एग्रीमेंट होगा मेरे पास, अगर मैंने किसी से की जगह शेयर करी होगी तो उसके साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट किया होगा कि भाई तेरी कुछ जगह मैं शेयर कर रहा हूं। अपने पेपर लेके जाना, आरओसी के पास जाके क्या करवा के आना, वेरीफाई। क्लियर? लो जी, ऑफिस खुल गया। अब अगला सवाल, सर क्या ऑफिस चेंज कर सकते हैं? हाँ, कोई मनाही नहीं है, कोई मनाही नहीं है, ऑफिस को चेंज करने में कोई मनाही नहीं है। लॉ मेकर कहते हैं चेंज करने का प्रोसीजर आगे सिखाऊंगा कि ऑफिस कैसे चेंज करते हैं। बस इतना याद रखना, जब भी कभी ऑफिस शिफ्ट करो, चेंज करो, क्या अपना न्यू एड्रेस आरओसी को बताना चाहिए? कितने दिनों में? चेंज जब भी करते हैं उसके 15 दिन में किसको इन्फॉर्म करना पड़ता है अपना नया एड्रेस? सपोज मैं रोहिणी से शिफ्ट करके रिठाला मेट्रो स्टेशन पे चला गया तो मुझे ये बात आरओसी को जब भी शिफ्ट करूंगा उसके 15 डेज में बताना पड़ेगा। क्लियर? सर अब रजिस्टर्ड ऑफिस की इंपॉर्टेंस क्या है? कमन फास्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस की इंपॉर्टेंस क्या है? यस, रजिस्टर्ड ऑफिस की इंपॉर्टेंस, सबसे पहला इंपॉर्टेंस, ये कंपनी की डोमिसाइल बताता है। व्हाट इज डोमिसाइल? स्थिरता। इन्होंने बोला स्थिरता। जैसे हम बोलते हैं ना नेशनैलिटी, नेशनैलिटी कंट्री डिफाइन करती है कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो, डोमिसाइल स्टेट डिफाइन करता है। मैं आपसे पूछा आपकी नेशनैलिटी क्या है, आप बोलोगे इंडिया, इंडियन है हम। मैं बोलूंगा आपका डोमिसाइल क्या है, आपने बोला मैं दिल्ली, मेरा डोमिसाइल दिल्ली है। आपने बोला मेरा डोमिसाइल बिहार है। डोमिसाइल का मतलब आपके स्टेट से बिलोंग करते हो। क्लियर? मेरा डाउट, लॉ मेकर कहते हैं कंपनी का डोमिसाइल क्लियर हो जाएगा। मान लो कंपनी ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में खोला तो कंपनी का डोमिसाइल दिल्ली, कंपनी ने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस करनाल में खोला तो डोमिसाइल हरियाणा, कंपनी ने अपना ऑफिस लुधियाना में खोला तो डोमिसाइल पंजाब। ठीक है? अब डोमिसाइल से बड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आ जाओ, डोमिसाइल क्लियर, लो जी, डोमिसाइल क्लियर तो आरओसी क्लियर। कौन सा आरओसी रजिस्टर करेगा कंपनी को? जिसके डोमिसाइल में हम अपना ऑफिस खोलना चाहते हैं। अगर मैं दिल्ली में कंपनी खोल रहा हूं तो मेरे को अपना दिल्ली रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, पक्का? पहला काम। दूसरा काम, मेरे लिए हाई कोर्ट का मतलब क्या होगा? दिल्ली हाई कोर्ट। मैं कौन से एनसीएलटी के पास जाऊंगा? जो एनसीएलटी दिल्ली में सिचुएटेड होगा। आपने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बिहार में, झारखंड में खोला, रांची में, ये धनबाद से है भाई साहब, इन्होंने धनबाद में अपना, झारखंड में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस खोला, इनका डोमिसाइल झारखंड है। ये झारखंड आरओसी के पास कंपनी को रजिस्टर कराएंगे। जब भी मैं क्लास में बोलूंगा हाई कोर्ट, ये झारखंड हाई कोर्ट जाएंगे। मैं बोलूंगा एनसीएलटी, ये दिल्ली नहीं आएंगे एनसीएलटी के लिए। एनसीएलटी का एक बेंच, एक ऑफिस झारखंड में भी होगा, ये वहां पे जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, व्हाट अबाउट जीएसटी, इनकम टैक्स? इन पे कौन सा जीएसटी ऑफिस? हर एरिया का अपना अपना जीएसटी ऑफिस होता है। क्लियर? मैं दिल्ली में हूं तो मेरे पे दिल्ली का जीएसटी ऑफिस एप्लीकेबल है, दिल्ली जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल है। तुम झारखंड से हो तो तुम्हारे पे वहीं का जो जीएसटी है वो एप्लीकेबल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, पता है हम आपको आगे पढ़ाएंगे स्टैट्यूटरी बुक्स। स्टैट्यूटरी बुक्स का मतलब कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो हर कंपनी को मेंटेन करनी है। जैसे ओके, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये कंपनी को मेंटेन करनी है। जब भी कोई बुक मेंटेन करने की बात आएगी, वो कहां मेंटेन करनी होंगी? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। जब भी हम बोले ये वाली बुक मेंटेन करो कंपनी, वो वाली बुक मेंटेन करो, कहां पे मेंटेन करना? रजिस्टर्ड ऑफिस। तो मैं याद है मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था, कंपनी को अपना सारे इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट संभाल के रखने हैं। कहां पे संभाल के रखने थे?
सारे कागज सारी बुक्स यहीं पे रखी जाती है। क्लियर? एक और बात, हाँ जी, आपको आगे की चैप्टर में पढ़ाऊंगा जनरल मीटिंग के चैप्टर। जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर्स की मीटिंग। वहां पे आपको ऐसा भी कुछ बोलूंगा कि कंपनीज की जो जनरल मीटिंग होती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज की, वो या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे होनी चाहिए, या फिर अगर रजिस्टर्ड ऑफिस छोटा है तो उसी सिटी में कहीं बड़ी जगह पे होनी चाहिए। मान लो रिलायंस है, रिलायंस का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में है, तो हम बोलेंगे रिलायंस की जनरल मीटिंग्स या तो मुंबई के उस रजिस्टर्ड ऑफिस पे होनी चाहिए, अगर वो छोटा पड़ गया तो मुंबई में ही किसी बड़ी जगह पे होनी चाहिए, उसी सिटी में होनी चाहिए। मुंबई इज अ सिटी ना, उसी सिटी में कहीं होनी चाहिए। तो रजिस्टर्ड ऑफिस की इंपॉर्टेंस आपके सामने है। क्लियर? हाँ जी, मेरा डाउट, जहां से आपका मन करे मैं वहां से पढ़ दूंगा। फ्लो चार्ट आपके सामने है। यस, आओ पहले एक बार मेरे साथ नोट्स में से पढ़ो, आज बुक से पढ़ते हैं, ठीक है? फ्लो चार्ट तो आपके सामने है ही, अब एक बार गो थ्रू रिवीजन कर लेना फ्लो चार्ट में से भी। आओ, दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम व्हिच डिटरमाइंस द डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, ब्रैकेट क्लोज। आगे पढ़ना, एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू, हाँ भाई, एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव दिस क्लॉज इन दी मेमोरेंडम। अगला सवाल, कंटेंट। एक बार फिर बोलो, मेमोरेंडम में क्या लिखना है, पूरा एड्रेस या सिर्फ स्टेट का नाम? दिस क्लॉज शैल कंटेन द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड। इंपॉर्टेंस जो मैंने अभी समझाया वो रही इंपॉर्टेंस। पहली इंपॉर्टेंस, इट एस्टैब्लिश द domicile of the company for the purpose of determining jurisdiction. What is jurisdiction? एरिया पता लग जाएगा कंपनी कौन से एरिया से आई है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्लायंस, कौन से आरओसी के पास जाना है, कौन से रीजन। क्या मैंने पढ़ाया था रीजनल डायरेक्टर भी अपने अपने रीजन्स के होते हैं? पढ़ाया था मैंने शुरू में। नॉर्थ रीजन का अलग रीजनल डायरेक्टर है, साउथ रीजन का अलग रीजनल डायरेक्टर है। नेक्स्ट सवाल, जुडिशियल एस्पेक्ट्स, आपको कौन से एनसीएलटी के पास जाना है, कौन से हाई कोर्ट के पास जाना है, आपके रजिस्टर्ड ऑफिस से जज किया जाएगा। अगला सवाल, फिजिकल बोलते पैसा। मॉनेटरी एस्पेक्ट्स की बात करो, टैक्सेशन, कौन से जीएसटी ऑफिस जाना है, जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, और कुछ और पर्पसेस भी। अगला पॉइंट पढ़ो, इट इज द प्लेस एट विच स्टैट्यूटरी बुक्स मस्ट नॉर्मली बी केप्ट। बात समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, जर्नल मीटिंग्स क्या होती हैं? शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स। दे आर रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड एट रजिस्टर्ड ऑफिस और विद इन सेम सिटी, टाउन और विलेज। बेटा मैंने यही समझाया था ना। यो, आप एक बार मेरे साथ नोट्स में से मत पढ़ना, फ्लो चार्ट में से मत पढ़ना, 2 मिनट रुक जाओ प्लीज, आई रिक्वेस्ट प्लीज। हाँ, एक्ट्स, it act as an address to which notice and other communications can be sent। इसका क्या मतलब? यदि आपको कंपनी को कोई नोटिस भेजना है तो आप कहां भेजोगे? मुझे रिलायंस को यार एक नोटिस भेजना है, कहां भेजो? वेरी गुड, ऑपोजिट। अगर रिलायंस ने हमें कोई नोटिस भेजना है तो वो कहां भेजेगी? कहां से भेजेगी? अपने रजिस्टर्ड एड्रेस से। अगर गवर्नमेंट को रिलायंस को कोई नोटिस भेजना है कि रिलायंस तुमने ये गलत काम किया, तो वो भी कहां पे भेजेगी? रजिस्टर्ड। तो व्हाट डू यू से, क्या ये इंपॉर्टेंट है? आवाज नहीं आई। नेक्स्ट सवाल, मैंडेटरी टू हैव रजिस्टर्ड ऑफिस। ये बताइए, अ कंपनी शैल विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड एट ऑल टाइम्स देयर आफ्टर। इसका क्या मतलब हुआ? ऑल टाइम्स देयर आफ्टर, उसके बाद हमेशा के लिए। हाँ जी, हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस कैपेबल ऑफ रिसीविंग एंड एक्नॉलेजिंग ऑल द कम्युनिकेशंस एंड नोटिसेस। सारे नोटिसेस, सारी चीजें कहां पे आया करेंगी? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। वेरिफिकेशन भी करवाना है, कंपनी शैल फर्निश टू रजिस्ट्रार। फर्निश का मतलब होता है प्रोवाइड। कंपनी रजिस्ट्रार को वेरिफिकेशन करवाएगी अपने ऑफिस की। कितने दिनों में करवाएगी? 30 days में। नोटिस ऑफ एवरी चेंज, मैंने क्या बोला था? नोटिस ऑफ एवरी चेंज में जब भी चेंज करोगे कितने दिन में आरओसी को बताओगे? पढ़ी 15 दिन में पढ़िएगा। नोटिस ऑफ एवरी चेंज ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, हाँ जी, आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन शेल बी गिवन टू रजिस्ट्रार विद इन 15 days। बच्चे, बुक की लैंग्वेज हार्ड लग रही है? हार्ड है? एक आवाज है यस सर। चार्ट्स की इजी है? सच बताना है एक बात जो मैं पूछूंगा, सच सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। मैं क्लास में कहां से पढ़ूं? समझाऊंगा तो मैं हूं, समझाने के बाद मेरी रीडिंग कहां से होनी चाहिए? आप सर बुक पढ़िए,
जब बुक की लैंग्वेज हमें समझ आ जाएगी तो चार्ट्स तो हम खुद भी पढ़ लेंगे। ऑप्शन 2, सर आपने समझा दिया ना, आप चार्ट्स में से पढ़ दीजिए, हम घर जाके बुक्स में से पढ़ लेंगे। पहले आप वोट करो फिर मैं बताऊंगा। निर्भय, फर्स्ट या सेकंड? निर्भय वोट करो, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड वाले भाई साहब? सेकंड। थर्ड वाले भाई साहब? फर्स्ट। फोर्थ वाले भाई साहब? फर्स्ट। लास्ट वाले भाई साहब? फर्स्ट। 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 बेवकूफो, यही सही तो है। मैं इजी लैंग्वेज क्लास में क्यों पढ़ूं? मैंने तो डिटेल में तुम्हें टेक्निकल लैंग्वेज सिखानी है। इजी अगर तुम्हें यहां से डिटेल में पढ़ लिया तो तुम्हें इजी लैंग्वेज पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, मेरा डाउट। चलें आगे? तूने क्यों बोला था कि फ्लो चार्ट पढ़ दो क्लास में? ये समझ नहीं आती। मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं। अच्छा, ऑप्शन समझ नहीं आए थे। ओके, पब्लिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस। आओ जी, पब्लिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस। सर ये वाला पॉइंट समझना, पहले 2 मिनट बाद लिखेंगे, 2 मिनट बाद इसको रीडिंग करेंगे। बच्चे बोर्ड पे देखो, हर कंपनी को पहला काम अपने हर ऑफिस के बाहर, एवरी ऑफिस, कंपनी के जितने भी ऑफिस हैं, हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, जितने भी ऑफिस हैं कंपनी के, सबके बाहर अपना नाम और अपना रजिस्टर्ड एड्रेस, 2 चीजें अपने हर ऑफिस के बाहर लिखनी है। हर ऑफिस के बाहर कंपनी का नाम छपा होना चाहिए और उसके साथ एड्रेस। पेंट करना है पेंट कर दो, प्रिंट लगाना है प्रिंट लगा दो, लेकिन लगाना जरूरी है। क्लियर? हर ऑफिस के बाहर। कौन सी लैंग्वेज में? लैंग्वेज ऐसी यूज करना जो लैंग्वेज उस लोकेलिटी को समझ आए। अब तुम पंजाब में तुम्हारा ऑफिस है, वहां तमिल में लिख दो तो वो तो तुक नहीं बनेगा ना। जो लैंग्वेज वहां के लोगों को समझ आए उस लैंग्वेज में लिखना। हर ऑफिस के बाहर। क्लियर? 2 चीजें लिखनी है, नाम और एड्रेस। प्रिंट वर्ड यूज नहीं करता, अफिक्स वर्ड यूज करता हूं। अफिक्स की हिंदी होती चिपकाना। या तो पेंटर को बुलाओ और पेंट करवा दो दीवारों के ऊपर, या फिर फ्लेक्स होता है ना, फ्लेक्स चिपकाने वाला, नाम और एड्रेस उस पर लिख के ऑफिस के बाहर चिपका दो। आजकल लोग स्मार्ट हो गए, पेंट कोई नहीं कराता, अफिक्स करते हैं सब लोग। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, आप कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स मतलब कंपनी का कोई लेटर हेड, लेटर हेड सुना है आपने वर्ड? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी का नाम एड्रेस लिखा होता है, लेटर हेड। कंपनी की कोई भी मैगजीन है, कोई भी ऑफिशियल नोटिस है, कोई भी कागज है कंपनी के पास, जो कंपनी का कागज है उसके ऊपर कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, एड्रेस मतलब रजिस्टर्ड एड्रेस, कंपनी का सिन नंबर, फोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट, ये सब कुछ हर कागज के ऊपर प्रिंटेड होना चाहिए। कंपनी यदि कोई भी कागज दे रही है तो उस पर कंपनी का ये सब कुछ प्रिंटेड होना चाहिए। सपोज वैभव जलान क्लासेस तुम्हें नोट्स दे रही है, अगर वैभव जलान क्लासेस एक प्राइवेट लिमिटेड है तो क्या नोट्स के ऊपर वैभव जलान क्लासेस को ये सब कुछ प्रिंट करके देना पड़ेगा? यस। जो बच्चे यहां पढ़े हैं फाउंडेशन में, जो बुक्स मिलती थी, क्या उन पे वैभव जलान क्लासेस के बारे में मेंशन होता था? यस और नो? सारा कुछ लिखा था, उनका नाम एड्रेस वगैरह लिखना मैंडेटरी है हर डॉक्यूमेंट के ऊपर। पक्का? थर्ड सवाल, यदि कंपनी की कॉमन सील है, कॉमन सील तो आपको याद होगा कंपलसरी नहीं होती, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर है तो उस पर सिर्फ कंपनी का नाम गड़ा हुआ होना चाहिए, एनग्रेव्ड होना चाहिए। यदि कॉमन सील है तो कंपनी का नाम कॉमन सील पे एनग्रेव्ड होना चाहिए। व्हाट इज एनग्रेव्ड? खुदा हुआ होना चाहिए। जिस कागज पे कॉमन सील मारे उस कागज पे कंपनी का नाम छप जाए। नेक्स्ट, आपने एक वर्ड सुना होगा अकाउंट्स की क्लास में, हुंडीज। नहीं सुना? हाँ जी, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज। मेरा डाउट, ये कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, हुंडीज, ये कंपनी लोगों को जब किसी को पेमेंट करनी होती है ना तो ये चीजें यूज करती है। जैसे चेक होता है ना आज के जमाने में चेक, वैसे ये होते हैं। यदि कंपनी ये किसी को दे रही है, इसके ऊपर भी कंपनी का नाम क्या होना चाहिए? प्रिंटेड होना चाहिए।
नाम प्रिंट करना मैंडेटरी है। नाम को 4 जगह पे 1 2 3 4। नाम की इंपॉर्टेंस तो इतनी है बेटा, यदि किसी कंपनी ने अपना नाम चेंज किया है, सपोज करो मेरी कंपनी का नाम है अश्मीत सिंह क्लासेस लिमिटेड, मैंने अब इसको चेंज कर लिया, अश्मीत सिंह क्लासेस अब बन गई अश्मीत सिंह बिल्डर्स या अश्मीत सिंह कॉलेजेस। क्लासेस से क्या बन गई? अश्मीत सिंह कॉलेजेस। मैंने नाम चेंज किया। लॉ कहता है यदि कोई कंपनी अपना नाम चेंज करती है ना, तो 2 साल तक अपने नए नाम के नीचे अपना पुराना नाम भी लिखना मैंडेटरी है। कंसेप्ट दोबारा बोलता हूं, यदि कोई कंपनी अपना नाम चेंज करती है ना, तो नए नाम के नीचे पुराना नाम भी 2 साल तक लिखना जरूरी है। क्यों? बड़ा ऑब्वियस सी रीजन है, ताकि लोगों को पता लग जाए कि इस कंपनी ने अपना नाम चेंज किया। आखिरी बात, 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी याद होगा प्राइवेट कंपनीज होती हैं। ये 1 पर्सन कंपनी, जैसे मान लो मेरी 1 पर्सन कंपनी है अश्मीत सिंह, तो मैं कैसे लिखूंगा? अश्मीत सिंह क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। रिमेंबर 1 पर्सन कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होती है, पढ़ाऊंगा डिटेल में 1 पर्सन कंपनी। अश्मीत सिंह क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, नीचे ब्रैकेट में लिखूंगा 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी वर्ड ब्रैकेट में नीचे लिखा जाता है। क्लियर? आइए जरा एक बार पढ़ के देखिएगा कि आपको लैंग्वेज समझ आती है। एवरी कंपनी शेल पेंट और अफिक्स इट्स नेम, हाँ जी, एड्रेस एंड कीप द सेम पेंटेड और अफिक्स्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस और प्लेस जहां पे भी कंपनी का बिजनेस होता है। हर ऑफिस के बाहर अपना नाम और एड्रेस पेंट करना है। सेकेंड पॉइंट, हैव द नेम एनग्रेव्ड। व्हाट इज एनग्रेव्ड? कहां पे? लेजिबल कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर जो समझ आए, मतलब ऐसे मतलब करवा देना कि नाम समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखवा है। हाँ जी, कहां पे? कॉमन सील पे अगर वो है तो। थर्ड सवाल, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका सिन नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सब कुछ प्रिंटेड होना चाहिए। कहां पे प्रिंटेड होना चाहिए? सारे बिजनेस लेटर्स पे, बिल हेड्स पे, लेटर्स पे, सारे नोटिस पे, ऑफिशियल पब्लिकेशंस पे। नेक्स्ट, यदि कंपनी ने हुंडी, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करा, तो इसके ऊपर भी कंपनी का नाम प्रिंटेड होना चाहिए। ये वो 2 साल वाली बात आ गई। पढ़िए, provided that where a company has changed its name during last 2 years, it shall paint or affix or print as the case may be its name. कौन सा नेम? फॉर्मर नेम। व्हाट इज फॉर्मर नेम? पुराना नाम। हाँ जी, ड्यूरिंग लास्ट 2 years, या ड्यूरिंग लास्ट 2 years की जगह फॉर नेक्स्ट 2 years कर दे दो, अगले 2 साल। और ये वाली बात ओपीसी की बात पढ़ लो एक बार। Provided further that the word OPC shall be mentioned in a bracket below the name of the company whenever the name is printed, affixed or engraved. लास्ट हेडिंग आपकी है, मैं नहीं पढ़ता। क्या पेनल्टी है सेक्शन को फॉलो ना करने पे? कंपनी पे भी और ऑफिसर पे भी पेनल्टी है, रोज का 1000 रुपया। रोज का 1000 रुपया मतलब मान लो रजिस्टर्ड ऑफिस की वेरिफिकेशन नहीं करवाई 30 दिन में, तो 30 दिन में नहीं कराई, रोज का 1000 रुपए की पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी। कब तक लगती रहेगी? जब तक नहीं करोगे। ये पेनल्टी मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? 1 लाख। दोनों के ऊपर यही पेनल्टी है। दोनों मिला के 1000 नहीं देंगे, कंपनी 1000 अलग देगी और ऑफिसर इन डिफॉल्ट 1000 अलग देगा। मैक्सिमम 1 लाख तक जा सकती है। ये आपकी फेवरेट हेडिंग। यदि रजिस्ट्रार को ऐसा डाउट हुआ कि कंपनी कोई बिजनेस नहीं कर रही, कंपनी को बिजनेस, तो वो कंपनी की फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाएगा। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फिजिकल वेरिफिकेशन? को जाके देख के आएगा। यदि उसने वहां जाके क्या देखा कि कंपनी का तो कोई ऑफिस ही नहीं है, मतलब कंपनी बना के किसी ने सिर्फ कागजों में रख ली, ना तो कोई ऑफिस खोला ना तो कोई बिजनेस कर रही है। बात समझ आया? दोबारा, यदि किसी कंपनी ने, आरओसी को ऐसा डाउट हो रहा है कि कंपनी को बिजनेस नहीं कर रही, मेरा डाउट, सेकेंडली वो जाके कंपनी की क्या करेगा? वेरिफिकेशन। यदि वेरिफिकेशन में ये सामने आता कि कंपनी का तो कोई ऑफिस है ही नहीं, तो पेनल्टी जो भी सिखाई वो तो लगेगी लगेगी, साथ में रजिस्ट्रार चाहे तो इस कंपनी का नाम रजिस्टर में से काट सकता है। ऐसा पहले भी कहीं पढ़ा था, ऐसा पहले भी कहीं पढ़ा था, कमेंसमेंट के अंदर सेक्शन 10A।
सेक्शन 10A का थर्ड पॉइंट, यदि 180 दिन में डिक्लेरेशन नहीं दिया, याद है, तो भी रजिस्ट्रार कंपनी का नाम रजिस्टर में से काट सकता है। पढ़ना एक बार जरा लास्ट वाला पैराग्राफ मेरे लिए। इफ रजिस्ट्रार हैज रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशंस, ही मे कॉज अ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। वो रजिस्टर्ड ऑफिस की फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, और अगर उसको डिफॉल्ट लगा, क्या डिफॉल्ट लगा कि सबसेक्शन 1 यानी कंपनी ने अपना ऑफिस नहीं खोला, तो वो क्या करेगा? इस लाइन का मतलब तुम्हें आता है, ही मे विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 8, सबसेक्शन 8 के प्रोविजंस को नहीं छेड़ेगा वो, मतलब विदाउट अफेक्टिंग पेनल्टी, पेनल्टी तो लगाएगा, साथ में क्या करेगा बताओ? कंपनी का नाम रजिस्टर में से काट देगा। इसका चैप्टर है चैप्टर नंबर 18, रजिस्टर में से काटने का एक पूरा चैप्टर है लॉ में, चैप्टर 18। 2 मिनट दिए फ्लो चार्ट में से पढ़ के आना, सिर्फ 2 मिनट के अंदर। पढ़ लो फटाफट। जब भी कभी शिफ्ट करोगे एड्रेस, डिटेल में पढ़ेंगे अभी शिफ्टिंग को, ठीक है? पहले चलता था, अब नहीं होता फैक्स। पहले किसी को ईमेल नहीं होता था ना, जब ईमेल से पहले फैक्स चलता था। किसी को कोई नोटिस भेजना है, फोन पे तो बात हो सकती थी, रिटर्न में किसी को भेजना है तो हम फैक्स करते थे। फैक्स मशीन होती थी पहले ज़माने में, आज ये रिलेवेंस नहीं है। मतलब आप किसी को मैसेज टाइप कर दो, वो जिसके पास फैक्स मशीन पड़ी होगी वो वहाँ प्रिंट आउट निकाल लेगा उसका। हाँ जी, पढ़ लिया? लिखते हैं क्योंकि कई कंपनियों के पास अभी भी हो सकती है। लॉ ने कहा अगर है तो भाई लिख देना उसका नंबर। मान लो कोई ऐसी जगह है जो कंपनियां, रिमोट एरिया है जहां पे अभी भी कंपनियां फैक्स मशीन यूज कर रही हैं। यस, सेक्शन 12 खत्म हो गया। मैं फिर पूछ रहा हूं, मैं चार्ट पढ़ूं, ये चार्ट आप पढ़ोगे? मैं पढ़ूं, आप पढ़ लो, ठीक है? मैं ये टेक्निकल पढ़ देता हूं आपके लिए, चार्ट्स आप खुद पढ़ लेना। अब आइए, अब हमारे सामने एड्रेस पढ़ लिया, अब एड्रेस की क्या सीखेंगे बताओ? शिफ्टिंग। शिफ्टिंग ऑफ एड्रेस। देखो बेटा, दो हेडिंग्स हैं जो मैंने सिखानी है। इसका चार्ट अभी नहीं आया, नेक्स्ट क्लास में चार्ट आपको मिल जाएगा। बनाना चाहते हो या लेना चाहते हो? जल्दी, प्रिंट मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास में, वो तो मैंने देना ही है। अगर खाली बैठे हो बनाना हो तो बना लेना, ठीक है? मैं तो दूंगा ही। अब सवाल सुनो बच्चे, एक कंपनी अपना रजिस्टर्ड एड्रेस शिफ्ट करना चाहती है, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस, ठीक है? मैंने 4 ऑप्शन दिए कंपनी को, 4 ऑप्शन। कंपनी अपना ऑफिस शिफ्ट करना चाहती है विद इन सेम सिटी। कंपनी सिटी भी चेंज नहीं कर रही, सेम सिटी में ही इधर से उधर जा रही है। मतलब कंपनी दिल्ली में है, कंपनी दिल्ली में है, लेटेस्ट, सर दिल्ली का एग्जांपल नहीं लेते, दिल्ली का एग्जांपल नहीं लेते क्योंकि दिल्ली में एक से ज़्यादा सिटी नहीं है। दिल्ली की जगह अपन लोग ले लेते हैं हरियाणा का एग्जांपल। कंपनी करनाल में है, हरियाणा के, ठीक है? कंपनी विद इन सेम सिटी शिफ्ट करती है, मतलब करनाल में ही लोकेशन एक्स से जोड़ के लोकेशन कहाँ पे आ जाती है बताओ? वाई। बात समझ आया? लोकेशन एक्स छोड़ के कहाँ जाती है लोकेशन? वाई पे। करनाल में कोई जगह है, वहां से शिफ्ट करके दूसरी जगह पे आ जाती है। बताओ, ये बहुत बड़ा चेंज है या ठीक ठाक है? ऑफिस चेंज हुआ, 2 काम कर देना।
इस चेंज के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर देना। बोर्ड रेजोल्यूशन मतलब शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टर आपस में मीटिंग बुलाएं, उसमें बैठ के रेजोल्यूशन पास कर दें। क्या फॉर्मूला होगा? 6 डायरेक्टर्स आए, अगर फेवर वाले वो डायरेक्टर्स अगेंस्ट वाले डायरेक्टर से ज्यादा वोट करेंगे तो रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा बताओ? पास। बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया, बात खत्म। आरओसी को इन्फॉर्म कर दो अपना न्यू एड्रेस। अभी बताया था न्यू एड्रेस कितने दिनों में दे आओ आरओसी को? 15 दिन में। 15 दिन में आरओसी को न्यू एड्रेस बता के आ जाओ। जब चेंज कर लोगे बता देना कि सर ये हमारा न्यू एड्रेस है। तो विद इन सेम सिटी कभी भी शिफ्ट करना हो, दैट्स नॉट अ बिग इशू। ओवर। लेकिन अब अगला सवाल, व्हाट अबाउट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी? कुछ प्रॉब्लम हुआ तो क्या करेंगे? रुकना पड़ेगा। From one city, I repeat, from one city to another city. Yes, class. From one city to another city in same state. बेटा मुझे ध्यान बोर्ड पे चाहिए, थोड़ा सा फोकस मेंटेन करना। फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी बट इन सेम स्टेट। स्टेट मत बदलना, सिटी बदल दो। हरियाणा स्टेट का नाम है या सिटी का नाम है? हरियाणा। सिटी थी करनाल। पिछले ऑप्शन में हम करनाल में ही घूम रहे थे, लेकिन अब की बार सिटी बदलो। हम करनाल से बाहर निकले, हमने अपना ऑफिस पानीपत में शिफ्ट कर लिया। हरियाणा से बाहर नहीं निकले, सिटी चेंज कर ली। क्या बात क्लियर? लॉकअप है, ये थोड़ा बड़ा काम हो गया। आपने सिटी बदल दी, यहां सेक्शन 12 एप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 12 कहता है आपको अपने शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा। इसके लिए जर्नल मीटिंग बुलाओ। जर्नल मीटिंग किसकी मीटिंग होती है? शेयर होल्डर्स की। उन्हें बोलो सर हम करनाल में हैं और हमें करनाल से पानीपत जाना है, क्या प्रॉब्लम तो नहीं है शेयर होल्डर्स आपको? शेयर होल्डर्स अगर एसआर पास कर देते हैं, हाँ जी, व्हाट इज एसआर? व्हाट इज स्पेशल रेजोल्यूशन? क्या फिर बताओ फॉर्मूला क्या होता है? यदि शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देते हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं बात खत्म हो गई? अब क्या करना है? आरओसी को जाके अपना न्यू एड्रेस बता के आ जाओ, बात खत्म। आरओसी को जाओ और अपना न्यू एड्रेस बताओ। कितने दिनों में? जब भी चेंज होगा उसके 15 दिन में। तो अब आप चूज करो, आपको विद इन सेम सिटी शिफ्ट करना है या वन सिटी टू अनदर सिटी जाना है। समझ आ गया बात? नेक्स्ट, यस क्लास। फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब ये क्या है? अब स्टेट ही बदल रहे हो, ये तो बहुत पंगा आ गया। आप हरियाणा से बाहर निकल रहे हो, लेटर से आप बिहार जा रहे हो, स्टेट ही बदल रहे हो। मेरा डाउट, कोई मुझे याद करके बताएगा मेमोरेंडम में पूरा एड्रेस लिखा होता है या स्टेट का नाम? जब आप स्टेट बदलोगे तो क्या मेमोरेंडम भी ऑल्टर होगा? और जब मेमोरेंडम ऑल्टर होगा तो सेक्शन 13 आ जाएगा। रटना नहीं है, लॉजिक से सोचो। वैसे रजिस्टर्ड एड्रेस का सेक्शन 12 है, यहां पे भी, यहां पे देखो मैंने कौन सा लिखा था 12, यस और नो, लेकिन यहां पे मैंने 12 की जगह क्या लिख दिया? क्योंकि यहां पे कोई बताएगा इस वाली हेडिंग में हम हरियाणा में करनाल से पानीपत आए थे, क्या स्टेट चेंज हुआ था या स्टेट वही था? तो क्या मेमोरेंडम ऑल्टर होगा या मेमोरेंडम ऑल्टर नहीं होगा? मेमोरेंडम ऑल्टर नहीं होगा। क्या बात क्लियर? लेकिन इस केस में मेमोरेंडम ऑल्टर होगा तो सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल हो जाएगा बताओ? 30। मेरे बच्चों बात समझ आ गया? यस। चलें, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। नहीं, 12 इसको बाहर कर देता है, 12 बाहर निकल जाता है, कहता है मैं डील नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी ऑल्ट्रेशन का सेक्शन कौन सा है? 13, तो 12 चुप हो गया यहाँ पे। 12 ने तो जर्नल बात लिख दी ना कि जब भी एड्रेस चेंज करना हो क्या पास कर लेना, ऐसा। अब आ जाओ जी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, डिटेल में बहुत टेक्निकल है ये। हमें सबसे पहले जर्नल मीटिंग बुलानी है,
और शेयर होल्डर से क्या पास करवाना है। जब भाई रोज बड़ा काम है, स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास कराना पड़ेगा। हाँ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा लिया। अब बताओ, एड्रेस चेंज कर रही हो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, छोटी मोटी बात है या काफी बड़ी बात है? क्या पूरा डोमिसाइल चेंज हो रहा है? कोर्ट भी चेंज हो जाएगा, जीएसटी डिपार्टमेंट भी चेंज हो जाएगा, आरओसी, रीजनल डायरेक्टर सब चेंज हो जाएंगे। इसके लिए आपको सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। आई रिपीट माय वर्ड्स, आपको किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? सीजी का। सीजी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम रीजनल डायरेक्टर को सौंपा हो तो उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, बट आप पेपर में तो लिखेंगे किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने जाना पड़ेगा कि क्या सर हम अपना नाम, सॉरी नाम नहीं, क्या हम अपना एड्रेस हरियाणा से बिहार ले जाए? सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी आराम से अप्रूवल नहीं देती। सेंट्रल गवर्नमेंट 60 डेज लेती है अप्रूवल देने में। सर 60 डेज क्या वो हवन करती है बैठ के? ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल देने में टाइम लगता है। बट हाँ, अगर सेंट्रल, मैं बताऊंगा क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी बताऊंगा। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया, शुक्र है, दे दिया कि जाओ एड्रेस चेंज कर लो, फिर क्या रह गया बताओ? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया, दोनों आरओसी को बता दो। दोनों आरओसी को मतलब हरियाणा वाले को भी बता दो, बिहार वाले को भी बता दो कि मैं अपना एड्रेस हरियाणा से कहां लेके जा रहा हूं। दोनों आरओसी को जाके ये जो एसआर पास किया था ये दे आओ जाके, और साथ में सीजी ने अगर अप्रूवल दिया होगा तो सीजी का लेटर भी दे आओ। दोनों आरओसी को दे आओ। जो आपका नया आरओसी होगा ना, नया आरओसी कौन होगा बताओ? बिहार वाला, वो आपको न्यू सीओआई दे देगा। व्हाट इज सीओआई? और उस पर बिहार आरओसी की स्टैंप लगी होगी। कंपनी का नाम तो पुराना ही होगा, बिहार आरओसी की स्टैंप लगी होगी। मेरा डाउट, मेमोरेंडम ऑल्टर हो गया, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। इसमें सारा पेज पता है कहां है? इसमें कि सीजी 60 दिन किसके लिए लेती है। ठीक है, अभी पढ़ते हैं इसको डिटेल में। ठीक है बच्चे, पहले मुझे ब्रॉडली समझाने दो। अब इसमें एक और सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन और है, हमने पहला पॉइंट लिया विद इन सिटी घूम रहे हैं, दूसरा पॉइंट लिया एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं, तीसरा पॉइंट लिया, अब चौथा पॉइंट, फ्रॉम वन आरओसी, फ्रॉम वन रजिस्ट्रार टू अनदर रजिस्ट्रार इन सेम स्टेट। क्या मैंने ऐसा समझाया था कि कोई ऐसा स्टेट भी हो सकता है जहां 2 आरओसी बैठते हो? पता है कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे काम बहुत ज्यादा है, एक आरओसी नहीं संभाल पाता, इसलिए वहां पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी नॉलेज के लिए, महाराष्ट्र एक आरओसी नहीं संभाल पा रहा था, इसलिए आधा महाराष्ट्र मुंबई आरओसी को दे दिया और आधा महाराष्ट्र पुणे आरओसी को दे दिया। महाराष्ट्र में 2 आरओसी बैठते हैं, मतलब महाराष्ट्र बहुत बड़ा जगह है, महाराष्ट्र का आधा हिस्सा मुंबई आरओसी के अंडर है और आधा हिस्सा बाकी का पुणे आरओसी। ऐसे ही तमिलनाडु भी काफी बड़ा था, वहां पे भी बहुत काम था, वहां पे भी 2 आरओसी बिठाए, आधा तमिलनाडु चेन्नई आरओसी को दे दिया और आधा तमिलनाडु कोयम्बतूर आरओसी को दे दिया। इनका एरिया बांट दिया, अंग्रेजी लॉ में बोलूं तो इनकी जुरिस्डिक्शंस बांट दी। मतलब क्या हुआ जुरिस्डिक्शन बांट दी? फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी बात करता हूं, मुंबई आरओसी का इलाके में लेटर से औरंगाबाद आ गया। औरंगाबाद सुना है आप लोगों ने? औरंगाबाद किसके एरिया में आता है लेटर से? मुंबई आरओसी के अंदर। और नागपुर सपोज करो किसके अंडर आता है? पुणे आरओसी के अंडर। एरिया दोनों के बटे हुए हैं, मैं सपोज करने को कह रहा हूं। क्लियर? यस, मेरा डाउट। अब बताइएगा मैंने क्या बोला फिर से। 2 आरओसीज हो सकते हैं 2 स्टेट्स में, तो हैं ही है। महाराष्ट्र में 2 आरओसी है और तमिल, ये तो पेपर में आप लिख सकते हो कि 2 स्टेट्स में 2 आरओसी है। क्या ऐसा हो सकता है कंपनी इस एरिया से निकल के इस एरिया में आना चाहती है? फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर आरओसी इन सेम स्टेट। क्या बोला मैंने? फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर आरओसी इन स्टेट सेम है। मतलब सपोज करो आप मुंबई में
मुंबई आरओसी के अंडर काम, आपका ऑफिस औरंगाबाद में था, अब आप औरंगाबाद से नागपुर शिफ्ट करना चाहते हो। औरंगाबाद भी महाराष्ट्र में है, नागपुर भी महाराष्ट्र में है, लेकिन आरओसी के एरियाज अलग अलग है। औरंगाबाद मुंबई आरओसी का था और नागपुर पुणे आरओसी का है। आप बताओ क्या इसमें हम फर्स्ट हेडिंग लगा सकते हैं कि हम एक सिटी तो बदल रहे हैं, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी इन सेम स्टेट? हम वो हेडिंग नहीं लगा सकते जो फर्स्ट वाली है, क्योंकि वहां पे आरओसी कॉमन था। करनाल से पानीपत आ रहे थे, सिटी बदल रही थी लेकिन आरओसी कॉमन था। बट यहां पे सिटी बदल रही है और आरओसी भी बदल रहा है, बट स्टेट भी बदल रहा है, स्टेट तो वही है। तो मेरा डाउट, अब इसके लिए मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से, स्टेट नहीं बदल रहा, मेमोरेंडम ऑल्टर हो रहा है या नहीं हो रहा? मेमोरेंडम ऑल्टर नहीं होगा क्योंकि स्टेट तो बदल ही नहीं रहा। तो यहां पे सेक्शन 13 नहीं लगेगा। सेक्शन कौन सा लगेगा बताओ? 12। ऑल्ट्रेशन का सेक्शन सिर्फ इस केस में लगता है। हाँ जी बोलो जी, क्लियर है? अब बताओ मेरा सवाल फिर से, क्या जर्नल मीटिंग बुलानी पड़ेगी? यस और नो? जर्नल मीटिंग बुला के क्या पास करवाना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए, सीजी का नहीं। सीजी से छोटा कौन होता है बच्चों? आपको किससे परमिशन चाहिए बताओ? लॉजिक, सीजी क्यों नहीं, रीजनल डायरेक्टर क्यों? सब बच्चे बोर्ड पे देखो, व्हाट इज द लॉजिक? सीजी क्यों नहीं, रीजनल डायरेक्टर क्यों? आप में से कोई मुझे बताएगा रीजनल डायरेक्टर कौन होता है? मैंने पहली क्लासेस में बताया, एक एरिया का होता है। वो किस पे नजर रखता है? आरओसी पे। क्या मुझे जवाब दो, महाराष्ट्र का रीजनल डायरेक्टर अलग होगा या एक ही रीजनल डायरेक्टर महाराष्ट्र के दोनों आरओसी पे नजर रख रहा होगा? तो जब हम महाराष्ट्र में मुंबई से पुणे जा रहे हैं या तो क्या हमें सीजी के पास जाना चाहिए या आरओसी का जो आरडी है उसी से पूछ ले? लॉ ने कहा आरसीजी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, छोटी बात है, किससे पूछ लो? रीजनल डायरेक्टर से। रीजनल डायरेक्टर को अप्लाई करो कि सर क्या हम जा सकते हैं? रीजनल डायरेक्टर आपको 30 दिन में जवाब दे देगा। सपोज 30 दिन में अपना आंसर दे देगा यस या नो। यदि रीजनल डायरेक्टर ने आपको यस कर दिया कि आप चले जाओ, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सर हमने अपना ऑफिस क्या कर लिया है? शिफ्ट। ऑफ कोर्स दोनों आरओसी को इन्फॉर्म किया जाता है हमने अपना ऑफिस शिफ्ट कर लिया। मैंने अभी आपको सिर्फ ना टच किया, मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाया, टॉपिक का एक आइडिया दिया। कुछ हल्का फुल्का सब मेरा बात समझ आया जो मैं बोल रहा हूं? यस यो चले। अब हम लोग कौन सा हेडिंग उठा रहे हैं? पहले आ जाइए नोट्स में देखिएगा जरा। यस, shifting from one ROC to another ROC in same state, that is in Maharashtra or Tamil Nadu. In Maharashtra or in Tamil Nadu. Clear? मेरा डाउट सब बच्चे बोर्ड पे देखो। A company may bypassing special resolution and after complying with the procedure specified, comma, बेटा बोर्ड पे नहीं देख रहे, कहां से पढ़ रहे हो आप लोग? आप दोनों कहां से पढ़ रहे हो? ऐसे का मॉड्यूल लेके बैठे हो क्लास में? चालाकी। बाकियों के पास भी है मॉड्यूल, अभी आया नहीं। नहीं मैं ले आऊंगा नेक्स्ट क्लास में, नोट्स दे दूंगा तुम्हें। हाँ जी पढ़ो। A company may by special resolution and after complying with the procedure specified in this section shift the registered office from the jurisdiction of one registrar to the jurisdiction of another registrar in the same state. फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं क्या पास होना चाहिए बताओ? ऐसा। दूसरा पॉइंट, provided that no company shall change the place of registered office from the jurisdiction of one ROC to the jurisdiction of another registrar unless such change is confirmed by regional director. जब तक रीजनल डायरेक्टर आपको कंफर्म ना करे आप शिफ्ट नहीं करोगे। तो सेकेंड पॉइंट किसका अप्रूवल चाहिए बेटा? बोलो, रीजनल डायरेक्टर। नेक्स्ट सवाल, रीजनल डायरेक्टर आपको अपनी जवाब, उसका जो जवाब होगा यस या नो, जो भी उसने बोलना है वो आपको कितने दिनों में दे देगा बताओ? 30 डेज में वो आपको या तो यस बोल देगा या तो क्या बोल देगा दोस्तों बताओ? नो।
जिस दिन आप उसको अप्लाई करोगे ना, उसके 30 डेज में वो आपको बता देगा कि आप शिफ्ट कर सकते हो या शिफ्ट नहीं कर सकते। मैं अज्यूम करता हूं रीजनल डायरेक्टर ने हमें यस बोल दिया। अब हम किसके पास जाएंगे? हम रजिस्ट्रार को जाके इन्फॉर्म करके आएंगे अगले 60 डेज में। रीजनल डायरेक्टर जब हमें बोलेगा ना यस शिफ्ट कर लो, तो हम दोनों आरओसीज को अगले कितने दिनों में बता के आएंगे? नेक्स्ट 60 डेज। मतलब ये हुआ ना इसका, हमने अप्लाई किया रीजनल डायरेक्टर को, हमने रीजनल डायरेक्टर को जिस दिन अप्लाई किया उसके 30 डेज में उसने हमें आंसर दे दिया कि आप शिफ्ट कर लो। जिस दिन उसका आंसर आएगा उसके कितने दिनों में बेटा? 60 डेज में हम किसके पास जाएंगे? आरओसी के पास। आरओसी को इन्फॉर्म करेंगे कि हमने अपना एड्रेस क्या किया है, बताओ, शिफ्ट। जब आप आरओसी को इन्फॉर्म करोगे ना, तो आरओसी अगले 30 दिन में आपकी ये चेंजेस रजिस्टर कर देगा। 3 टाइम लिमिट है, 30, 60, 30। सबसे पहला 30 किसका है? रीजनल डायरेक्टर का। रीजनल डायरेक्टर अप्रूवल देने में कितना टाइम लेता है? सेकेंड 60 किसका है? कंपनी का। कंपनी को अपने डॉक्यूमेंट्स कितने दिनों में जमा कराने हैं आरओसी के पास? 60 डेज। उसके बाद लास्ट 30 किसका है? आरओसी का। आरओसी आपकी चेंजेस को क्या कर देगा? अगले 30 दिन में रजिस्टर। पढ़ना एक बार, नोट्स में सारा कुछ है। द कंपनी शैल फाइल विद द कंफर्मेशन विद द रजिस्ट्रार विद इन 60 डेज। आगे हु शैल रजिस्टर द सेम, और रजिस्ट्रेशन कर देगा वो अगले कितने दिनों में? 30 दिन में। वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि मैंने आपकी चेंजेस को रजिस्टर कर दिया। माइंड यू, ये सर्टिफिकेट एक सर्टिफिकेट होगा, इसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं बोलना। ये सिर्फ क्या होगा? सर्टिफिकेट। ये देखो, हु शैल रजिस्टर द सेम एंड सर्टिफाई द रजिस्ट्रेशन। वो सर्टिफिकेट दे देगा कि मैंने आपकी चेंजेस को क्या कर दिया है? रजिस्टर। सर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिलेगा, माइंड यू। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नया सिर्फ 2 केसेस में मिलता है। नाम चेंज करोगे तो मिलेगा, एड्रेस का स्टेट बदल दोगे तो मिलेगा। क्या बात क्लियर? नाम चेंज पे मिलेगा और स्टेट चेंज पे मिलेगा, और कभी नहीं मिलता। आपको जो सर्टिफिकेट ने रजिस्ट्रार ने दिया वो कंक्लूसिव एविडेंस है कि आपने सारी रिक्वायरमेंट्स जितनी भी हैं आपने सबको पूरा किया। मतलब क्या हुआ इस बात का पता है? रजिस्ट्रार ने हमें सर्टिफिकेट दे दिया। हाँ जी देखो, सर्टिफिकेट बाय रजिस्ट्रार, सर्टिफिकेट बाय आरओसी, उसने लिख दिया हाँ जी कंपनीज चेंजेस रजिस्टर्ड। कंपनी ने जो चेंजेस हमें बोली हैं हमने उनको रजिस्टर्ड कर दिया, आरओसी, साइन और स्टैंप लगा दी उसने अपनी। अब क्या होगा बताओ? ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये प्राइमा फेसी एविडेंस है या कंक्लूसिव एविडेंस है? नोट्स में क्या वर्ड था, कोई बताएगा? इन दोनों एविडेंसेस में क्या फर्क होता है? प्राइमा फेसी एविडेंस का मतलब होता है जिसे आप चैलेंज कर सकते हो, जिसे आप चैलेंज कर सकते हो। कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब कोई ऐसा एविडेंस जिसको आप किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। क्लियर? मेरा डाउट, सर्टिफिकेट लॉ में लिखा है ये जो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार देगा ये कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि आपने लॉ फॉलो किया है। मतलब कोई बंदा आपको चैलेंज नहीं कर सकता कि आपने गलत तरीके से चेंजेस करे हैं। सर्टिफिकेट मिल गया, इसका मतलब हमारी चेंजेस को कोई बंदा कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकता। मेरा डाउट आइएगा, द चेंजेस कब से वैलिड मानी जाएंगी? फ्रॉम द डेट ऑफ, जिस दिन से सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन से वैलिड है। मेरा डाउट, भाई मैं आपसे पूछता हूं, आपने पढ़ा मेरे लिए, थोड़ी हेल्प करोगे? सबसे पहला सवाल, हाँ जी मैंने लिखा शिफ्टिंग फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर इन सेम स्टेट, यही बोला था ना आपने। अगर मैं आपसे पूछूं कीवर्ड नंबर 1, हाँ जी फर्स्ट पॉइंट का कीवर्ड, एसआर टू बी पास्ट। सेकेंड बोलो, किसका अप्रूवल लेने को कहा था? आरडीज अप्रूवल टू बी ऑब्टेन। आरडी विल कंफर्म, आरडी कितने दिन लगाता है कंफर्म करने में? आरडी विल कंफर्म इन 30 डेज। कंपनी टू इंटीमेट आरओसी, कंपनी कितने दिनों में आरओसी को इंटीमेट करेगी? इन 60 डेज। आरओसी विल रजिस्टर and issue
certificate which shall be, chalo, will issue certificate. 6 point, certificate shall be, come on fast, certificate will be conclusive evidence of changes. इसका क्या मतलब अभी समझाया मैंने, इन चेंजेस को कोई बंदा आप चैलेंज है? हाँ जी, नेक्स्ट सवाल, चेंज टू बी वैलिड फ्रॉम सर्टिफिकेट, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्टिफिकेट। चेंज कब से वैलिड होगी? जिस दिन से हमें क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट। लो जी, मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट का कंटेंट भी लिख दिया। यस, कुछ नहीं किया मैंने, क्या मैंने उसकी समरी लिख दी बस सारी? यही तो फ्लो चार्ट होता है। लेकिन मेरी प्लीज एक रिक्वेस्ट है, कोई इसको लर्न करके नहीं जाएगा, मार्क्स खराब हो जाएंगे तुम्हारे। बड़े भाई की तरह समझा रहा हूं, ये सिर्फ कब काम आएगी? लास्ट मोमेंट पे, जब तुमने लर्न किया हुआ है सारा, जब तुमने लैंग्वेज लर्न कर रखी है, तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा, आखिरी दिन है, तो तुम उससे इसको एक बार रीड कर लोगे कि क्या क्या था, कितने, जैसे बंदे को होता है ना यार 6 पॉइंट्स थे, मुझे फटाफट 6 पॉइंट लर्न करने, रिवाइज करने, 6 क्या थे, तो उसके लिए ये रिवीजन के लिए रखना, इसको लर्न के लिए यूज मत करना। सर अगर कर लें तो बेटा नंबर तुम्हारे हाथ में होंगे, मेरे हाथ में नहीं है। आपने मेरी लैंग्वेज देख ली, आपने नोट्स की लैंग्वेज पढ़ी, फर्क है लैंग्वेज में? है कि नहीं है? तो रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी। क्या कंपनी टू इंटीमेट आरओसी इन 60 डेज, कंपनी आरओसी को इन्फॉर्म करके आएगी कि आरडी ने हमें अप्रूवल दे दिया? नहीं, यहां पे वो नहीं है। यहाँ जब टाइम लिमिट स्पेशली गिवन हो तो वो जनरल नहीं अप्लाई करेंगे, जो स्पेसिफिक गिवन हो उसी को अप्लाई करेंगे। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लेके आऊंगा ये टाइप करके अगली क्लास में। तो आज क्यों नहीं लेके आए? सच बताऊं क्यों नहीं लाया? क्योंकि मैं उसमें बुक में इन्वॉल्व था, और बुक पे ही मेरा सारा ध्यान मेरे लग गया। सुबह 4-4:30 बजे का उठा हुआ हूँ, बुक पे ही लगा हुआ था, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा नोट्स का। 10 बजे के आसपास फिर मैंने वाइंड अप किया काम। मैंने कहा कोई नहीं, बुक फाइनल हो जाए, चार्ट्स तो बन जाएंगे, मेन तो बुक है। मेन तो बुक है या मेन तो चार्ट्स है? बच्चे के मन की बात, मेन तो चार्ट्स है। यस यस, चार्ट्स फ्लाईओवर का काम करेंगे। किसी को ये बात समझ आ रही है? चार्ट्स आर जो शहर नहीं दिखाएंगे, बारों बार ले जाएंगे। ऐसा एक दिन पहले कर लेना, लेकिन पूरा टाइम ऐसा मत करना। ओके चलो जी, मेरा डाउट। यस, अब हमारे सामने एक और शिफ्टिंग है, ये देख रहे हो 2 पेज की शिफ्टिंग। कौन सी शिफ्टिंग है? शिफ्टिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। सेक्शन कौन सा? 13। चलें आगे। अब मेरा एक क्वेश्चन है, तुम ना मेरे साथ अभी भी फॉर्मल हो, मैं तो फॉर्मल होके बिल्कुल नहीं पढ़ाता, मैं सीरियस होके नहीं पढ़ा सकता यार, तुम पढ़ते होगे, मैं नहीं पढ़ाता। मेरा डाउट है, देखो घर की बात है, सच सच बोलना, फ्लो चार्ट नहीं है ना, तो फ्लो चार्ट तुम्हारे हाथों में है ना, ये प्रिंटेड तुम्हारे हाथ में है, तुम सिर्फ बैठ के सुन रहे हो यूं करके। मैं गलत तो नहीं बोल रहा? घर की बात है, मेरे से दिल से बोलना, सच बोलना। अगर कहोगे कि सर रहने दो, ये मत कराओ, कुछ भी हाथ में नहीं है, नींद आ रही है, ना कुछ लिख रही है, ना कुछ मार्क कर रही है, बिल्कुल ही नींद आ रही है, तो मैं इसको नहीं करा के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देता हूँ। घर की बात है, आप बोलो, मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अभी भी अगर नहीं बोल रहे तो तुम बहुत फॉर्मल होके मेरे से बात कर रहे हो। हाँ भाई, कुछ क्वेश्चंस कर ले, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले। सारे फ्लो चार्ट्स हैं आपके पास, जितने अभी तक दिए मैंने, चार्ट्स और नोट्स, मटेरियल है अभी। चलो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, नेम चेंज पढ़ा था अपन ने, नेम चेंज और नेम रेक्टिफिकेशन पढ़ा था, फटाफट उसको रिवाइज करके आओ फ्लो चार्ट में से, उसके क्वेश्चंस करते हैं पहले। नेम चेंज एंड रेक्टिफिकेशन, नेम चेंज एंड रेक्टिफिकेशन क्वेश्चन दे रहा हूं उसका, ठीक है?
हाँ जी, पढ़ लिया? आई एम वेटिंग। बोलो। नेम चेंज और रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम पढ़ने को बोला था, पढ़ लिया? चलो आप बोर्ड पे क्वेश्चन देखते हैं। सब बच्चे क्वेश्चन पढ़िएगा। यस, एक 2012 का क्वेश्चन देखिएगा। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि कितना पुराना क्वेश्चन है, जितना पुराना क्वेश्चन है आपका फायदा है, क्योंकि ट्रेंड्स रिपीट होते हैं। बात क्लियर? पढ़िए। द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड in the name of Mars Textile India Limited desire to change the name of the company। कंपनी डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, कंपनी का नाम क्या है? मार्स टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हैं और उसमें क्या लिखना चाहते हैं बताओ? नेशनल टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्री लिमिटेड। व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड? कम ऑन फास्ट। नाम चेंज करना चाहते हैं, फास्ट फास्ट। 13 या 16 चूज करके बोलो। सरकार कह रही है इनको बदलने को, ये खुद बदल रहे हैं? क्या अपने पास कंटेंट है 13 का? आवाज नहीं आई? सीधा सीधा कंटेंट लिखना है, कोई प्रेजेंटेशन की बात नहीं है। ओके, एक स्मार्ट बात थोड़ा ध्यान रखना। रूल 8 भी था जो कहता था अगर नाम में नेशनल लिखना है तो उसके लिए सीजी की प्रायर परमिशन लो। क्या आंसर में ये लाइन भी लिख दोगे कि एज पर रूल 8B? मेरी बात समझ आ गया? प्रायर परमिशन ऑफ सीजी शुड आल्सो बी ऑब्टेन बिकॉज कंपनी इज यूजिंग द वर्ड नेशनल। सिंपल क्वेश्चन। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी 2009 में क्वेश्चन आया था। इंडिया कॉस्मेटिक, हाँ भाई, इंडिया कॉस्मेटिक वॉज अ रजिस्टर्ड कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट। अनदर कंपनी लेटर ऑन, अनदर कंपनी मतलब दूसरी कंपनी, एक और कंपनी बनी, उसका नाम क्या था जरा पढ़ो? इंडिया कॉस्मेटिक्स एंड एसेसरी लिमिटेड। बस ब्रेक मार दो और मुझे बताओ, दो कंपनियों के नाम हमने देखे हैं बोर्ड पे। पहली कंपनी कौन सी है? इंडिया कॉस्मेटिक लिमिटेड। दूसरी कौन सी बनी? मैं आगे क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या दोनों कंपनियों के नाम में काफी रिजेंबलेंस है? तो क्या दूसरी कंपनी गलत बन गई है? हाँ, अब आगे पढ़ती है। देयर बीइंग सिमिलैरिटी इन द नेम ऑफ बोथ द कंपनीज, क्योंकि इनके नाम बहुत ज्यादा सिमिलर थे, इंडिया कॉस्मेटिक लिमिटेड जो पहले वाली कंपनी है उसने कंप्लेंट कर दी अगेंस्ट इंडिया कॉस्मेटिक एंड एसेसरी लिमिटेड। फर्स्ट कंपनी ने दूसरी कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट कर दी विद द आरओसीज स्टेटिंग दैट देयर इज सफिशिएंट सिमिलैरिटी बिटवीन टू नेम्स व्हिच मे मिसलीड और डिफ्रॉड द पब्लिक। कंपनी कह रही है सर हमारे नाम सिमिलर हैं, लोग इससे डिफरेंट बहुत ज्यादा मिसलीड हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। हाँ जी, लोग इससे बहुत ज्यादा क्या हो सकते हैं? कंफ्यूज। इंडिया अब ये आगे पढ़ो। इंडिया कॉस्मेटिक एंड एसेसरी लिमिटेड जो दूसरी कंपनी है इज इंटेंडिंग टू ऑल्टर इट्स नेम। जो दूसरी कंपनी है उसको शर्म आ गई, वो अपना नाम बदलना चाह रही है। सब बच्चे बताओ, ये जो सेकेंड कंपनी है इंडिया कॉस्मेटिक एंड एसेसरी लिमिटेड, ये अपना नाम बदलना चाह रही है, इज इंटेंडिंग टू ऑल्टर इट्स नेम। ये जो वर्ड है इज इंटेंडिंग टू ऑल्टर इट्स नेम का मतलब चॉइस करना। सरकार डंडा दे रही है नाम बदल, ये खुद ही बदलना चाह रही है। सेक्शन कौन सा लगेगा? 13 या 16? कमन फास्ट, आवाज नहीं आई? 13। हाँ जी, एडवाइस इंडिया कॉस्मेटिक एसेसरी कि वो अपना नाम कैसे बदले। बेटा अगर ये लाइन ना होती ना कि वो कंपनी खुद बदल रही है, तो फिर हम क्या कहते? सेक्शन 16 के हिसाब से सरकार उसको डांट लगाएगी कि नाम बदलना पड़ेगा। देखो मैंने आंसर कौन से के हिसाब से लिखा है? सेक्शन 13 के। हाँ 16 लग रहा था, लेकिन क्वेश्चन को लॉ के पेपर में क्वेश्चन को बहुत बहुत ध्यान से पढ़ना है।
मतलब आप सोच नहीं सकते, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा कि 5-5 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ एक पिद्दू सी बात की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और इतनी पिद्दू सी बात गलती करोगे आप ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे। मतलब अगर 300 बच्चों ने मेरे सामने वो क्वेश्चन पढ़ा, 300 में किसी एक ने भी क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। क्लियर? बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। ये समझ आ गया क्वेश्चन? मेरा डाउट। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 2, मेसर्स इंडिया कंप्यूटर लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी ऑन 1 जुलाई 2005 इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है बच्चे? आगे एक और कंपनी बाद में बनी, उसका नाम था ऑल इंडिया कंप्यूटर लिमिटेड। पहली वाली थी इंडिया कंप्यूटर लिमिटेड, दूसरी वाली बनी, सब बच्चे बताओ रिजेंबलनेस है नाम में या नहीं है? वो है ऑल इंडिया कंप्यूटर, वो है इंडिया कंप्यूटर्स लिमिटेड, दूसरी बनी ऑल इंडिया। क्या नाम लगभग सेम है? तो मेरा डाउट, दूसरी कंपनी कहाँ रजिस्टर हुई थी? दिल्ली में। और वो कब बनी थी? वो जुलाई 2005 में बनी, 15 जुलाई। पहले वाली बनी 1 जुलाई को, देखो देखो ध्यान से देखो, पहले बनी 1 जुलाई को, दूसरी वाली बनी 15 जुलाई को, 14 दिन लेट बनी दूसरी वाली। द प्रमोटर्स ऑफ इंडिया, यानी पहले कंपनी के प्रमोटर्स फील्ड हो गए। वो परसुएड का मतलब होता है कन्विंस, वो कन्विंस नहीं कर पा रहे मैनेजमेंट को। किसकी मैनेजमेंट को? दूसरी कंपनी की मैनेजमेंट को। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश करी कि अपना नाम बदल लो, क्योंकि आपका नाम हमारे से क्लोजली क्या करता है? मैच करता है। लेकिन वो फेल हो गए। वो समझा, क्या बात समझ आ रही है? इधर इंडिया कॉस्मेटिक है, उधर ऑल इंडिया कॉस्मेटिक है। इंडिया वालों ने बहुत समझाने की कोशिश करी ऑल इंडिया वालों को कि देखो भाई तुम्हारा नाम हमसे मैच कर रहा है, बदल लो। लेकिन ये लोग नहीं मान रहे, नहीं बदल रहे। अब पढ़ो क्वेश्चन आगे, एडवाइस करो मैनेजमेंट को, इंडिया कंप्यूटर्स वाली को, कि वो क्या, उस बेचारी के पास क्या रेमेडी अवेलेबल है, वो बेचारी क्या करे। क्या कंपनी का नाम गलत है? वो खुद बदल लेती तो सेक्शन 13। क्या इसकी शिकायत सीजी को करनी पड़ेगी? सेक्शन कौन सा है, 13 या 16? 16 में 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट, एक कंपनी का नाम दूसरी कंपनी से मैच करे तो सीजी उस कंपनी को 3 महीने का टाइम देंगी कि ओआर पास करके नाम को चेंज करो। तो इस एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे? सेक्शन 16 का पॉइंट नंबर 1। सीजी, आरओसी का तो ऑप्शन ही नहीं होता बेटा लॉ में। रेक्टिफिकेशन में 2 ही ऑप्शन हैं, या तो अपने मर्जी से बदल लो नाम 13, या सीजी बदलवाएगी 16। आरओसी का काम तो रिजर्व तक था, याद है? रिजर्व के समय, उसके बाद उसका कोई काम नहीं। हाँ जी, ठीक। कई बार गलती हो जाती है। सेक्शन 16 की पहली लाइन में लिखा है इफ थ्रू इनएडवर्टेंस, मिस्टेक हो जाती है बेटा। और 2005 है, उस जमाने में कंप्यूटर्स इतना पॉपुलर नहीं थे। ठीक है, मेरा डाउट। कैन वी प्रोसीड? नेम क्लॉज के क्वेश्चंस देख लिए, अब 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस? लेवल टफ है? मॉड्यूल खोल लिया आपका? बहुत बेहतरीन लगा मुझे ये मॉड्यूल, बहुत अच्छा मॉड्यूल लिखा है इंस्टीट्यूट ने इस बार। थोड़ी अकल आ गई है इन्हें मॉड्यूल लिखने की। चलो नेम चेंज का नहीं है, ये देखो क्वेश्चन किसका है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए जी। XY लिमिटेड हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट मुंबई इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसेस, मतलब कन्वीनियंस के लिए कंपनी अपना ऑफिस शिफ्ट करना चाहती है फ्रॉम मुंबई टू पुणे। पुणे भी कहां पे है? महाराष्ट्र में। बट फ्रॉम मुंबई आरओसी टू पुणे आरओसी। क्या कराया आज ये कंसेप्ट?
What formality company has to comply under the Companies Act for shifting its registered office? What formalities? शॉर्ट में दिखाऊं क्या? ये रही फॉर्मेलिटीज जो मैंने लिखी थी, ये वाली, ये 7 फॉर्मेलिटीज। सेक्शन कौन सा था ये? 12। 12 क्यों? क्योंकि कंपनी स्टेट थोड़ी ना बदल रही है, कंपनी तो एक आरओसी से दूसरी आरओसी पे जा रही है। अभी तो पढ़ाया है यार, ऐसे क्यों देख रहे हो? यस, अभी तो रीड किया आपके लिए। चलो, कैन वी मूव टू नेक्स्ट हेडिंग? यस, हाँ भाई, समझ आ गया। अब एक नोट्स में एक सेक्शन उठाओ 10A, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा, उसका फ्लो चार्ट पढ़ के आओ, केवल फ्लो चार्ट। हाँ, क्वेश्चन में लिखा होगा, जैसे ये लिखा है ना, क्वेश्चन में लिखा होगा। दो स्टेट्स का तो तुम्हें लर्न ही होगा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अगर किसी और स्टेट का वो आ गया तो वो लिख देगा साइड में सेम स्टेट। अरे वो पढ़ लिया, सेक्शन 10 रिवाइज हो गया, नेम चेंज भी रिवाइज है। एक क्वेश्चन और मिला नेम चेंज पे, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 8 नेम चेंज पे है भैया, देखना 13 का है या 16 का है। क्वेश्चन नंबर 8, मंगलू एंड फ्रेंड्स गॉट रजिस्टर्ड अ कंपनी इन द नेम ऑफ टैक्समैन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। मंगलू और उसके दोस्तों ने कंपनी रजिस्टर करवा ली, टैक्समैन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। बट टैक्समैन तो एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। टैक्समैन तो किसी का क्या है बच्चों? यानी मंगलू वालों ने क्या कर लिया, कोई बताएगा? किसी का ट्रेडमार्क चुरा लिया। क्लियर? गलत करा ना? आगे पढ़ो। आफ्टर 5 years व्हेन द ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क केम टू नो अबाउट द सेम, जब ट्रेडमार्क के मालिक को सामने पता लगा, उसने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी अथॉरिटी के पास, यानी सीजी के पास एक एप्लीकेशन फाइल कर दी। क्या वो कंपनी को कंपेल कर सकता है कि अपना नाम बदलो? क्या ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क कंपेल कर सकता है कंपनी को नाम बदलो? यस, हाँ जी, मेरा डाउट, ट्रेडमार्क के मालिक को कितने दिनों में आना होता था? 3 साल। क्या मंगलू की कंपनी को बने 5 साल हो चुके थे? अब सीजी इस कंपनी को कुछ भी नहीं कह सकती। याद करो, सेक्शन 16 के सेकंड पॉइंट में ये लिखा हुआ है। फ्लो चार्ट में ही मिलेगा आपको ये कंटेंट, मेन नोट्स भी देखने की जरूरत नहीं है, फ्लो चार्ट में ही है इसका आंसर। क्लियर? तो फिर टैक्समैन क्या करे पीछे वाले भाई लोग? कुछ नहीं कर सकता वो। आगे पढ़ना, कैन द ओनर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क रिक्वेस्ट कर सकता है कंपनी को कि प्लीज कंपनी, आपने मेरा ट्रेडमार्क चुरा लिया, प्लीज बदल लो। आवाज नहीं आई? क्या मंगलू की कंपनी को शर्म आ जाए कि हमने किसी का ट्रेडमार्क चुराया तो वो नाम बदल सकती है अपना? मंगलू की कंपनी जब अपनी मर्जी से नाम बदलेगी तो 13। जिसने 16 पढ़ा था लास्ट क्लास में, उसकी लास्ट लाइन में एक लाइन लिखी थी, पेनल्टी के नीचे एक लास्ट लाइन लिखी थी, provided that this section will not prevent a company from changing its name under section 13। वो ये क्वेश्चन की लाइन है। मंगलू को अगर खुद को शर्म आ जाएगी, यार ये तो गलत हो गया यार, मुझे खुद ही अपना नाम बदल लेना चाहिए, रिक्वेस्ट चाहिए। मंगलू को टैक्समैन उन्होंने रिक्वेस्ट करी हाथ जोड़ के, हो सकता है थोड़ी ये भी खिलाए हो, भाई प्लीज भाई बदल ले अपना नाम। क्या मंगलू 30 अपना नाम अपनी मर्जी से बदल सकता है? हाँ, वो तो बदल ही सकता है। सेक्शन कौन सा लगता है जब अपनी मर्जी लगानी हो? 13। बच्चों मुझे सिर्फ ये बताओ, आंसर लिखना मैंने नहीं सिखाया अभी, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? आप रिलेट कर पा रहे हो कौन सा सेक्शन लगेगा? यस, चले 10A याद है? 10A पे बेस्ड एक एमसीक्यू सॉल्व करो, जानदार एमसीक्यू, मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 एमसीक्यू। एमसीक्यू का भी लेवल देख लो आईसीए के।
मॉडर्न फर्नीचर इनकॉर्पोरेटेड ऑन 30th June 2022. Its director filed a declaration under section 10A subsection 1 clause A regarding receipt of payment, that is value of the shares, to register on 18th April 2023. The company and its officers shall be charged with a penalty of. मुझे ये बताओ पेनल्टी क्यों लग रही है इन पे? 180 डेज में फाइल करना होता था. 180 डेज कहां से बताओ? 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन. इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कब का है? 30 जून 2022 का. 30 जून 2022 से 6 महीने गिनो, मोटे मोटे, मोटा मोटा 6 महीने गिन लो. 30 जून 2022 से 6 महीने गिन लो. 31 दिसंबर चलो लिख दिया, 31 दिसंबर 2022. क्या 6 महीने यहाँ खत्म हो रहे थे? इसको यहाँ तक जमा कराना था. नहीं तो इसके बाद कितनी पेनल्टी थी बेटा बताएगी? कंपनी पे 50,000 थी और ऑफिसर पे कितनी थी? 1,000 रुपये पर डे अप टू 1 लाख. चलो 31 दिसंबर तक फाइल कर. 30 दिसंबर 6 महीने गिन लेते हैं, 180 डेज ना, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन की बात है तो गिन लेते हैं एक बार. मेरा डाउट, सब बच्चे मोटी मोटी बात बता दो. हमने 31 दिसंबर लिख लिया यहाँ पे. इन्होंने फाइल कब किया? क्वेश्चन में क्या लिखा है? इन्होंने 18 अप्रैल को जाके जमा कराया. कोई बच्चा बताएगा 18 अप्रैल 23 कितना लेट हो गई है? रफली 3 महीने तो मोटे मोटे दिख रहे हैं मार्च तक. हाँ 90 डेज तो मार्च तक ही हो गए और 18 दिन ऊपर हो रहे हैं. बताओ कितने? 108 दिन से ऊपर ही जा रहे. अगर ऑफिसर पे रोज की 1,000 रुपये भी पेनल्टी है तो 1,08,000 या फिर 1 लाख. 1 लाख. कंपनी पे कितना और ऑफिसर पे कितना? 1 लाख. अब ऑप्शन चूज कर लो, ए बी सी डी. नकुल भाई यहां तो एमसीक्यू में भी दिमाग लगाना पड़ रहा है. हो जाता क्या? पर डे की पहले सोच के ना देखते. अगर पर डे में 1 लाख से नीचे आ रहा होता. हाँ ये बात बिल्कुल सही इसने पकड़ी कि सारे ऑप्शन में 1,11. अब यहाँ ये बोला तो बंदा पजल हो जाएगा ना. ये 1,11 दोनों पे तो हो ही नहीं सकता. कंपनी पे तो 50 होगा, यानी ये 2 ऑप्शन ठीक है, क्योंकि कंपनी पे तो 50 से ऊपर जा नहीं सकती. 1,11 नहीं जा सकता. बिना कैलकुलेशन के भी किया जा सकता है इस क्वेश्चन को. बट मैं तो भैया थोड़ा ध्यान से करता हूँ क्वेश्चन को, तो मैं तो समझाने के लिए कैलकुलेशन करूँगा. क्लियर? यो अच्छा, वो याद है किसी को लास्ट क्लास में नाम रिजर्व कितने दिनों के लिए होता है? ये जरा क्वेश्चन नंबर देखना जरा यार, 3rd. अरे पढ़ तो लो. अभी तो तुम 20 कह रहे, तब 60 पे चलेगी. एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए तो 60 डेज. ठीक चल रहा है? यस. मेरा डाउट, अभी बाकी के क्वेश्चन थोड़ा सा रुकना पड़ेगा. चैप्टर जब तक खत्म नहीं होगा तब तक नहीं. पेनल्टी तो उसके ऊपर तब लगती है जब सीजी उसको बोलती है. सीजी तो तुमको बोल ही नहीं पाएगी कंपनी को, क्योंकि ये देखा था क्वेश्चन. ट्रेडमार्क का मालिक 5 साल बाद आया. कंपनी खुद को कोई कंपनी तो बदलेगी नहीं, सीजी कंपनी को कह नहीं सकती क्योंकि 3 साल के अंदर आना चाहिए था उसको. अब वो ट्रेडमार्क का मालिक क्या करे बेचारा. उसने कंपनी को सेट प्यार से समझाया कि देखो तुमने मेरा नाम चुरा लिया, मैं तुम्हारी शिकायत सीजी को कर नहीं सकता क्योंकि 3 साल से ऊपर हो गया. प्लीज अपना नाम खुद ही बदल लो, मैं तुम्हें थोड़ी सी. तो कंपनी कहते सर क्या हम अपनी मर्जी से बदल सकते हैं? लॉ ने कहा मैं प्रिवेंट नहीं कर रहा आपको, अगर अपनी मर्जी से बदलना है तो बदल सकते हो, इसलिए प्रिवेंट की लाइन लिखी है. हाँ जी. अब क्या करें? अब एक काम करते हैं, जितने क्वेश्चंस दिख रहे थे मैंने सारे करा दिए. अरे वो वाले भी कर लेते हैं ना एक बार. अरे इनकॉर्पोरेशन याद है बच्चों? थोड़ा सा कंपनी को रजिस्टर करवाया था, डॉक्यूमेंट्स लगे थे साथ. एक ही चार्ट है वो पूरा फॉर्मेशन का. एक बार कर लो ना रिवाइज वो भी, उसके भी लगे याद क्वेश्चन देख लेते हैं.
इनकॉर्पोरेशन में वो वाला सेक्शन देख लो एक बार, 9, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और पिद्दू सा है वो देख लो। यो देख लिया? चलो जी क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। नाइन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। यस अरे तो तुम्हें तो 2013 पढ़ना है, कोई बात नहीं, वो लिखा है तो क्या हो गया, पुराना क्वेश्चन है 2003 का, उस ज़माने में तो यही होता था। हाँ जी पढ़ लिया, समझाऊं क्या आंसर आता है? कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई है? 6 को या 15 को? तुम बस ये बता दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर 15 को इनकॉर्पोरेट हुई है तो फिर 6 क्या है? वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 6 अक्टूबर। समझ आया? कंपनी 6 को ही बनी है, सर्टिफिकेट लेट आया, सर्टिफिकेट 6 को रजिस्टर्ड हुई थी, सर्टिफिकेट घर पे 15 को पहुंचा, बट सर्टिफिकेट पे 15 लिखा होगा या 6 को बनी है तो 6 लिखा होगा? आप लोग बताओ। पोस्टिंग में लेट हो सकता है, कागज पहले ज़माने में ईमेल नहीं आती थी, पोस्ट आता था, क्या पोस्ट में लेट हो सकता है आने में? जब हमें सर्टिफिकेट मिलेगा तब से हम रजिस्टर्ड माने जाएंगे, या जब रजिस्ट्रार ने अपने रिकॉर्ड्स में रजिस्टर कर दिया, स्टैम्प मार दी, तब से रजिस्टर्ड होंगे? तो रजिस्ट्रार ने तो 6 अक्टूबर को रजिस्टर कर दिया था, सर्टिफिकेट कब आया इसको नहीं देखते। क्लियर? अब आप बताओ, 6 को कंपनी रजिस्टर हो गई, 10 तारीख सर्टिफिकेट मिलने के 4 दिन बाद कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें कंपनी पे लायबिलिटी इनकर हो गई। क्या कंपनी इसके लिए लायबल है या लायबल नहीं है? बिल्कुल लायबल है। सेक्शन 9 कहता है कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे कर सकती है, हाँ जी, केस करना चाहे कर सकती है, तो क्या कंपनी एग्जेम्प्ट होगी या लायबल होगी? कंपनी विल बी लायबल। डिट्टो सेम क्वेश्चन। नहीं ये भी देखो, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। देखो मैं कह रहा था ना वर्ड्स की खेल है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन 4 पढ़ो। देख लिया? मैं पढ़ूं क्वेश्चन अब एक बार आपके लिए। सनराइज लिमिटेड सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स ऑन 5th। 5 को डॉक्यूमेंट जमा हुए हैं। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड एंड सर्टिफिकेट वॉज इशूड ऑन 20th। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड एंड, यानी इनकॉर्पोरेशन भी और सर्टिफिकेट भी, दोनों चीजें कब इशू हुई हैं बताओ? तो बताओ कंपनी की इनकॉर्पोरेशन 5 की मानी जाएगी या 20 की मानी जाएगी? 20 की मानी जाएगी। दिस इज डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी ने 14 अक्टूबर, इनकॉर्पोरेशन से 6 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट करा है और लायबिलिटी इनकर करी। बाद में कंपनी मना कर रही है कि मैं तो लायबल ही नहीं हूं क्योंकि मेरे को सर्टिफिकेट मिला ही नहीं था। हाँ जी, क्या कंपनी बच सकती है इस केस में? कैन कंपनी बी एग्जेम्प्टेड? यस।
यहाँ पे कंपनी लायबल नहीं होगी। क्यों नहीं लायबल होगी? क्योंकि कंपनी 20 को बनी है, 20 से पहले की किसी भी चीज के लिए कंपनी लायबल नहीं हो सकती। समझ आया क्वेश्चन? गुड क्वेश्चन। नवंबर 2007। हाँ, बेटा सर्टिफिकेट, देखो मेरी बात सुनो, प्रैक्टिकल बात आप सही कह रहे हो, जब तक सर्टिफिकेट नहीं आता कंपनी तो है ही नहीं। बट थ्योरेटिकली अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि 3 तारीख को कंपनी बनी, हमारे को मेल आई 4 तारीख को, यहाँ मेल आई 5 तारीख को, कंपनी रजिस्टर हमने 2 तारीख को, 1 सितंबर को डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे। प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी कंपनी रजिस्टर कब हो गई? 3 को। और मेल कब आई? 5 को। जो 5 को मेल आएगी जिसमें COI अटैच होके आया होगा, स्कैन होके आया होगा, उस पर डेट क्या लिखी होगी? 3 तारीख। अगर हमने 4 तारीख को कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या इसके लिए लायबल होंगे या नहीं होंगे? यही बात तो मैं भी बोल रहा हूँ। मेरा डाउट, वो कॉन्ट्रैक्ट प्रैक्टिकली तो कंपनी के नाम पे होगा। मान लो हो सकता है प्रमोटर्स अपने नाम पे कर ले, ब्रैकेट में लिख दे इन दी फेवर ऑफ कंपनी, क्योंकि अभी कंपनी बना ही नहीं है। मेरा डाउट बेसिकली क्या होता है, जब आज के ज़माने में जब हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, हमें पता होता है 24 घंटे में कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। तो ये आज का ज़माना है। तो हम लोग अगर कंपनी में डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो उसके बाद तुरंत नेक्स्ट डे हम आप कंपनी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि पता होता है कि सर्टिफिकेट तो आने वाला है। क्लियर? चलो अब हमारे सामने देखो 2014 में सीधा क्वेश्चन आया था, हु शैल बी कंसिडर्ड एज प्रमोटर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। प्रमोटर की डेफिनेशन पढ़ी थी, सीधा सीधा क्वेश्चन था 2 नंबर का। व्हाट इज द मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन? इनकॉर्पोरेशन के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आया। बट पीएम मतलब इंस्टीट्यूट जब प्रैक्टिस मैनुअल इशू करता था पहले, प्रैक्टिस मैनुअल मतलब इंस्टीट्यूट बच्चों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस देता था कि बेटा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आना, तो उसका ये क्वेश्चन हुआ करता था। कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए? 2016 में आया। कितने डॉक्यूमेंट्स हैं बताइए? 7 डॉक्यूमेंट्स। सीधा सीधा क्वेश्चन। मेरा डाउट, क्या सीधे क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि केस स्टडीज ही आती हैं? पेपर में 60 to 70% केस स्टडी होगी। क्लियर? सिर्फ आपको 20 to 30% ही क्या दिखेगा? डायरेक्ट क्वेश्चन। अभी आपका देखो, आपके सिलेबस क्या है? कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ के साथ जर्नल क्लॉजेज एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट और LLP। आप इनमें एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या मिल जाएंगे? डायरेक्ट क्वेश्चंस। बट कंपनी में तो भैया एक्सपेक्टेशंस कम ही रखना डायरेक्ट क्वेश्चंस की। एक्सपेक्टेशंस शुड बी केस स्टडीज ही आएंगे। हाँ जी, डाउट नेक्स्ट बताओ जी, कुछ आपने पूछना है अभी तक? कोई किसी के मन में कोई सवाल? अब क्या करें? तुम लोग सलाह दो, क्या करें? कल कंटिन्यू करें? आज जल्दी छोड़ दें थोड़ा सा? कल इसके नोट्स में देखो, मैं आप क्या करूंगा, मैं तुम्हें एक सीधी बात बता रहा हूँ, व्हाट विल बी माय स्ट्रैटेजी फॉर दिस वीक। मैं तुम्हें सिर्फ इस नोट्स के प्रिंट आउट दूंगा। किसके? ये वाले नोट्स के। फ्लो चार्ट के जैसे जैसे बनते जाएंगे मैं ग्रुप में शेयर करता रहूंगा। एंड मोर ओवर बच्चों, मैं फ्लो चार्ट कलरफुल शेयर करूंगा। अभी तक तो ब्लैक एंड व्हाइट है, मैं इन्हें थोड़ा और सुंदर बना के कलरफुल शेयर करूंगा, ग्रुप में शेयर करता रहूंगा। जैसे जैसे अपने कन्वीनियंस पे तुम, जब तुम्हें पढ़ना हो तुम अपने प्रिंट आउट्स निकलवाते रहना उनके। क्लियर? मैं सारा जैसे जैसे बनाता जाऊंगा शेयर करता रहूंगा। प्रिंट आउट सिर्फ कल से किसका मिलेगा? सिर्फ इस बुक का। जब तक बुक नहीं आ रही इसका प्रिंट आउट मिलेगा, बुक आ जाएगी तो बुक मिलेगी। एनी डाउट्स? आज थोड़ा जल्दी छोड़ देते हैं, कल फॉर्म में बात करेंगे। बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।